जितने भी मैं भी कांग्रेस नेताओं से बात कर रहा हूँ उनमें से मुझे एक भी ऐसा कांग्रेस नेता नहीं मिला है जो कह रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कभी बन भी सकते हैं। देखिए संजय जी, राहुल गांधी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 54 टाइम्स रीलॉन्च हो चुके हैं और 54 टाइम्स जो है उनकी रीलॉन्चिंग फेल हुई है। उनके एक्शंस में सिंसियरिटी ऑफ इंटेंट नहीं दिखता मुझे। आंध्र प्रदेश के अंदर भी फ्रेंडली एनडीए पार्टी ही जीतेगी। मोदी जी को आज कोई भी एडवोकेट नहीं चाहिए पार्टी के अंदर उनके काम बताने के लिए। पब्लिक उनका काम बता रही है। एवरी कॉमन मैन इज द स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी। इनने क्या नैरेटिव फैलाया, जय श्री राम और ये सब नैरेटिव जो है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द्रविडियन कल्चर, ऑल नॉनसेंस। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ देयर आर सो मच सॉलिड एविडेंसेस व्हिच आर देयर एंड आई हैव सीन डॉक्यूमेंट्स। इंडिया अलायंस क्या है? एक जोक है। मैंने पहले दिन बोला था ये पॉलिटिकल जोक है। मोदी जी प्रधानमंत्री मीडिया की वजह से नहीं बने, मोदी जी प्रधानमंत्री मीडिया के बावजूद बने। लैंड ऑफ टेम्पल्स तमिलनाडु was governed or is governed by a theist. Periyar does not represent the culture of Tamil Nadu. It's a myth. My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते, आपका दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में स्वागत है। और अब चुनाव का मौसम आरंभ हो चुका है और हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी जी। आप जानते हैं इनको अच्छी तरह से, चुनाव विश्लेषक और पोल मेकर, या पोल टेकर कहना बेटर होगा ना, नॉट पोल मेकर। पोल मेकर तो दूसरे होते हैं। थैंक यू सो मच संजय जी, आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो इस समय 2024 के चुनाव आ रहे हैं, जनता में उत्साह नहीं लग रहा है विशेष? जनता में कंफ्यूजन नहीं है संजय जी। हम लोग ने जन की बात की, हमारी जो पोलिंग है वो शुरू कर दी है। एंड ऑफ फरवरी तक हम लोग का एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन होगा। अभी मैं आपके यहाँ मैं तमिलनाडु में था, 3 दिन में तमिलनाडु में था, वहीं से ही आ रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ जनता में उत्साह नहीं है, पर साथ में जनता में कंफ्यूजन भी नहीं है। और उत्साह नहीं होने का ये मतलब नहीं कि जनता वोट करने नहीं आएगी। So that is the point to understand. But साथ में I have not seen any election. मैंने 2019 में भी मैं ट्रैवल कर रहा था इस वक्त में, मार्च में, जब मैंने कहा था मोदी जी 300 प्लस लाएंगे, तो भाजपा वाले कम इस बात को विश्वास करते थे, जनता में तब भी विश्वास था। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो ये नहीं मान रहा कि मोदी जी वापस आ रहे हैं। एवरी सेकंड पर्सन इज कि यार प्रधानमंत्री तो मोदी बन रहे हैं 24 में। सो दैट इज वाई यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल फाइट, काउंटर फाइट, ये सब नहीं दिख रही है। आपने वो देखा होगा जो स्टेज में करते हैं ना, ये राहुल कमल और राजदीप देसाई आपस में कुछ स्टेज टाइप की फाइट करते हैं, या स्टेज टाइप फिक्स्ड मैच लीक करते हैं, जो फिक्स्ड मैच है। तो उस फिक्स्ड मैच में राहुल कमल बोल रहा था कि वो लोग जो थे वो किसी कांग्रेस नेता के साथ में लंच पे थे, और वो सारे के सारे जो थे वो ये माने बैठे थे कि बीजेपी तो आनी ही है, और उनके परिवार वाले जो थे वो नेतृत्व को गाली दे रहे थे। मेरे हिसाब से राहुल वुड बी सेइंग करेक्ट, क्योंकि जितने भी मैं भी कांग्रेस नेताओं से बात कर रहा हूँ उनमें से मुझे एक भी ऐसा कांग्रेस नेता नहीं मिला है जो कह रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कभी बन भी सकते हैं। देखिए संजय जी, राहुल गांधी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 54 टाइम्स रीलॉन्च हो चुके हैं और 54 टाइम्स जो है उनकी रीलॉन्चिंग फेल हुई है। दिक्कत ये है कि राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ सराउंडेड है, सुप्रिया श्रीनेत और दूसरे, जो उनको ऐसा समझाते हैं कि तुम जयप्रकाश नारायण के मॉडर्न अवतार हो या अब्राहम लिंकन के मॉडर्न अवतार हो, पर वो इस मुगालते के अंदर रहते हैं। तो इसी कारण वो अपने आप को एक के बाद एक रीलॉन्च करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने कोशिश करी अपने आप को रीलॉन्च करने के लिए भारत जोड़ो 2.0 से, बट मेरे हिसाब से वो पॉलिटिकली फ्लॉप हो रही है। पर साथ में मेरे हिसाब से स्टोरी सिलेक्शन की है कि क्या कांग्रेस पार्टी 40 सीट ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी। क्योंकि संजय जी, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, 8 सीट पिछली बार पंजाब से आई थी, 15 सीट केरला से आई थी, मतलब 23 आउट ऑफ 52 सीट्स इनकी ये 2 सीट से आई थी। पंजाब में उनकी सीट्स पे आम आदमी पार्टी डेंट कर रही है। केरला में कम्युनिस्ट, इस बार कम्युनिस्टों को पता है कि राहुल ने कुछ बड़ा करा नहीं, जैसे पिछली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव जीता था, तो हो सकता है कि कम्युनिस्ट भी इस बार खुल के लड़ेंगे, कोई टैसिट अलायंस नहीं होगा। तो अगर इधर से इनकी सीटें कम हो गई, छत्तीसगढ़ में पिछले बस्तर से जीती थी, इस बार बस्तर में बीजेपी का वोट अच्छा है, तो अगर कांग्रेस 40 से कम सीटें ला गई तो ऐसा जरूर होगा कि आप देख सकते हैं कांग्रेस के 2 धड़े हो जाए, या प्रियंका धड़ा ज्यादा सर्वोपरि हो जाए, या नॉन गांधी वॉइसेस बड़ी हो जाए। तो मेरे लिए स्टोरी इज नॉट बीजेपी इज विनिंग और नॉट, स्टोरी इज हाउ बिग कैन द बीजेपी विन। मतलब ये हो सकता है कि
जिस तरह से शरद पवार की पार्टी के 2 टुकड़े हो गए और उद्धव ठाकरे की पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, इसी तरह से सोनिया गांधी की पार्टी के भी 2 टुकड़े हो जाएं? वेल अगर देखिए सोनिया गांधी जी अभी पॉलिटिक हेल्दी भी हैं, बट पोस्ट सोनिया शी इज ओल्ड। पोस्ट सोनिया एरा के अंदर आई डोंट सी एनी ग्रू फॉर दैट पार्टी इफ कांग्रेस डज नॉट गेट 40 सीट्स। राहुल की बात देखो, मुझे लगता है कि बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस के नेता ही खुद नहीं चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है वो ही खुद नहीं चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। एंड आई हैव नॉट कम अक्रॉस एज अ मोर पॉलिटिकली मैच्योर पर्सन टिल डेट देन राहुल हैज। सो हो सकता है धड़े अगर सोनिया गांधी एस ग्लू नहीं रहा। अभी तो उस पुराने सोनिया क्लैन के लोग हैं, थोड़ा संभाल लेते हैं, कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कल को मान लो पोस्ट सोनिया एरा के अंदर भाई और बहन में आप देखो ना, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जो प्रियंका गांधी वाड्रा के राइट हैंड माने जाते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसका रीडिंग तो ये भी हुई ना कि प्रियंका गांधी वाड्रा की पार्टी में बिल्कुल नहीं चल रही। ये कितनी ये दिस इज ऑल्सो पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि प्रियंका गांधी वाड्रा की पार्टी में नहीं चल रही एंड राहुल इज सेइंग आई एम द बॉस। यस, बट व्हाट अ बॉस। ऐसा तगड़ा बॉस है जो वो पूरे, जिसको बोलते हैं ना, कालिदास वाली जो पुरानी कहानी याद आती है, जिस पे डाली पे बैठे हुए हैं उसी को काट रहे हैं, लेकिन कालिदास को बाद में जो है वो कुछ उनको ज्ञान आ गया। इस कालिदास को ज्ञान बिल्कुल आने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही। मुझे भी मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि पता नहीं अभी एक उनके एक्शंस में सिंसेरिटी ऑफ इंटेंट नहीं दिखता मुझे। जैसे आपने देखा होगा, अभी वो एक शिवलिंग में पूजा कर रहे थे तो कैसे वो प्रसाद को इधर रख रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं, सो कैजुअल। पुष्प अर्पित करने के बजाय पुष्प फेंक रहे हैं। बहुत बड़े, सही आपने बोला। तो वो और जल और दूध बजाय शिवलिंग पे चढ़ाने के वो बीच में चढ़ा रहे हैं, हाँ, अर्घे के अंदर। तो उसके बाद फिर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं कि छोटा टीका लगा लेना आते वक्त। फिर आप पुराना आपको वीडियो याद होगा, एक वायरल हुआ था राहुल गांधी का, जिसमें किसी ने उनसे पूछा था, एनडीटीवी के रिपोर्टर ने, कि राहुल व्हाई आर यू डूइंग अ पूजा? तो उसने बोला आई डोंट नो, they just got me here, I don't know why they're doing all of this. So that man is of a very European and a Western driven concept of India. It doesn't work. भारत अब ये वैसा नहीं है जैसे ये सोचते थे। लोग मजाक उड़ाने लग गए। मेरे जिम में मैं जाता हूँ, लोग मस्ती मारते हैं, ऑटो वाले से बात करता हूँ, मजे लेता है, सब मजे लेने लग गए। हाँ, विशेष तौर से मैं देखता हूँ जब लड़कियों से पूछा जाता है तो वो इतना हंसती हैं कि otherwise you would think कि भाई इतना handsome eligible bachelor। अरे there was a time in 2007-8 जब सब मैगजीन्स ने उनको the most eligible bachelor in town कहा था। इससे ये भी स्थापित होता है कि मीडिया किसी को भी कितना eligible bachelor बनाया नहीं बनाया, किसी को भी फ्रंट पेज पे रह के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था तो मैंने किसी को बोला कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी समझती है मॉडर्न अवतार ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो जो पॉडकास्ट कर रहा था वो व्यक्ति 1 मिनट तक हंसते ही रह गया। बात भी हंसने वाली है। पर फैक्ट यही है ना, आप देखो ना, आपने देखा कांग्रेस के ट्वीट्स में जन नायक राहुल गांधी, लोगों के अधिकार के लड़ रहा राहुल गांधी। कॉमेडी हो गई है ये। जो व्यक्ति चुनाव के वक्त ज्यादा सभाएं करने में फोकस नहीं कर रहा, पर इस बात पे फोकस कर रहा है कि एक बस से एक कोने से दूसरे कोने में जाए, अपना टाइम उसमें ट्रैवल में वेस्ट करे, और उसी वक्त उन्हीं के पार्टी के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भाजपा 400 सीट लेके आ रही है। क्या है ये पार्टी, बताओ? मजा थोड़ी चल रहा है कि गिल्ली डंडा खेल रहे हो कि आज मजे से कर लो, हाय हेलो कर दो। पॉलिटिक्स इज अ जॉब ऑफ सिंसेरिटी। ये मुझे ऐसा ना हो कि कल को पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी और 5 लोग और ही बचे और बाकी सब के सब जो या तो भाजपा के अंदर आ जाएं या फिर विजिटर गैलरी में चले जाएं। राजस्थान के एक लोकल हिंदी न्यूज़पेपर में कल एक हेडलाइन थी और वो कह रही थी कि जो इंडी अलायंस है वो अब केवल यूपीए प्लस उद्धव बन के रह गया है। इनफैक्ट शरद, बिल्कुल सही है, इनफैक्ट शरद पवार को भी आप देखो कि वो एक कांस्टेंट क्रिटिक नहीं है बीजेपी और मोदी जी का। उनको भी अंदर अंदर पता है कि भैया जो मेरा 15% का वोट शेयर है जो पिछली बार लोकसभा में आया था वो इस बार रहना नहीं है। अजीत के पास कुछ ना कुछ जाएगा, वर्स्ट के सिनेरियो 30% वोट तो लेके ही जाएंगे उसमें से। शरद पवार की एज इतनी हो चुकी है कि वो इतनी कोई सभाएं करने नहीं वाले। कार्यकर्ता अब ज्यादा बाबा सिद्दीकी जैसा आदमी अजीत पवार को ज्वाइन कर रहा है। इससे आप समझ सकते हो कि किसके पास पार्टी का जनाधार है। तो शरद पवार को भी पता है कि मैं शरद पवार, मुझे एक बता दो, एक ऐसा हफ्ता हुआ हो जब शरद पवार ने कंसिस्टेंटली बीजेपी को क्रिटिसाइज किया हो। एक हफ्ता नहीं है। बीजेपी को रेस्क्यू किया है उसने। जब अडानी वाले में अडानी, गौतम अडानी के साथ में बैठने वाले शरद पवार थे। क्यों? क्योंकि उनको दिल की इच्छा पता है कि भैया यूपीए से ना हो पाएगा, राहुल से ना हो पाएगा। तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से एक डील हो जाए, सुप्रिया सूले भी भाजपा एनडीए में आ जाए, जिससे उनको उनकी टेंशन खत्म हो जाए।
दैट इज द प्रिसाइज रीजन. तो उद्धव ठाकरे से बड़ा एक्चुअली उद्धव की क्या, जो व्यक्ति संजय राउत जैसे व्यक्ति को नेता समझेगा और उसकी एडवाइस के साथ काम पनौती करेगा. को। हाँ, और प्रियंका चतुर्वेदी सावरकर की बात कर रही है. मतलब मैं तो सोच रहा था कि भैया सूरज कहाँ से उगा है. प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है जब भारत रत्न की बात हुई तो वीर सावरकर जी को दिया जाए. कैन यू इमेजिन? दिस इज उद्धव ठाकरे इज पार्टी. सो यू विल सी दिस हैपनिंग एट ऑल. उद्धव ठाकरे बीएमसी एमसी तो चलो आगे की बात, लोकसभा में इनको पता नहीं जमीन कैसे खिसकेगी. मैं तो अचंभित इस बात पे हूँ कि जो लोग 20 सीट दे रहे हैं एनडीए को महाराष्ट्र में, वो क्या दुबई में बैठ के दे रहे हैं, कहाँ बैठ के दे रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है. 22 सीट दी है सी वोटर ने. ठीक है, उनका एनालिसिस है, पर ग्राउंड का एनालिसिस ये नहीं है. ग्राउंड में इट्स क्लियर पीपल वांट मोदी जी बैक विद अ बिगर मोर वोट शेयर देन व्हाट 2019. एंड अगर सीट्स का तो अभी क्योंकि अलायंसेस बने हैं, अभी शायद से आप देखोगे आंध्र प्रदेश के अंदर भी फ्रेंडली एनडीए पार्टी ही जीतेगी. अगर मेरे को लगता है आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट के अंदर भी फ्रेंडली एनडीए जीतेगी. तो एनडीए तो हर जगह मजबूती होती जा रही है. आप मुझे बताओ एक स्टेट जहाँ एनडीए 2019 से ज्यादा कमजोर स्थिति में, एक स्टेट. एक कोई भी है, कोई भी ऐसी मैं स्टेट serious- नहीं होगी. ऐसा लग रहा था शुरू में कि शायद बंगाल में पीछे जाएगी, लेकिन बंगाल में भी उन्होंने रिकवर कर लिया है. हाँ, मतलब कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है संजय जी जहां एनडीए ने 2019 में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस किया था और अभी वाइप आउट की स्थिति में. 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहां वो अपनी सीट शेयर वोट शेयर बढ़ा सकते हैं. 19 स्टेट्स ऐसे हैं जहां अपनी सीट शेयर वोट शेयर मेंटेन कर सकते हैं. ये लोग जो भाजपा वाले भी हो गए, जो भी इलेक्शन एनालाइज कर रहे हैं, ये इलेक्शंस के बेस को नहीं समझ पा रहे. बेस इज नॉट बीजेपी का कार्यकर्ता खुश है कि नाराज है, भाजपा का कौन है. बेस इज देश मोदी को चाहता है. आज मोदी जी के नाम पे आप किसी को भी खड़ा करा दो चुनाव, वो जीत जाएगा. सो दैट इज द बेस यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर अ वेव इलेक्शन. सो आई वांट टू आस्क पीपल, टेल मी वन स्टेट जो बीजेपी ने पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया था और दिस टाइम इट इज परफॉर्मिंग पुअरली. आई वांट टू, बिकॉज यू आल्सो एनालाइज इलेक्शंस वेरी वेरी क्लोजली. I don't have an answer to a single state. Maybe Manipur. Not It is a one seat out of 2 seats. That also out of 2 seats, 1 seat will be impacted. 1 seat still because of the composition BJP will do well. So that's what I'm saying. Tell me one where depreciation is happening. बल्कि इट वाज अ सरप्राइज लास्ट टाइम है. जो अगर छोटी जगहों की बात करें तो लास्ट टाइम उन्होंने आपके दमन दीव की सीट हारी थी जी, बीजेपी ने. correct. इस बार वो जीतेंगे. Absolutely. गोवा में 2 में से 1 सीट हारी थी. इस बार निकाल सकते हैं. इस बार दोनों सीट निकालेंगे. आप यूपी में देख लो, पिछली बार 64 पे थे, इस बार दे 70 प्लस इन एनी. रायबरेली मैं आपको कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी हार रही है. ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं किसी को भी, सोनिया गांधी अगर रायबरेली से चुनाव लड़ ले और भाजपा किसी ढंग के व्यक्ति को कैंडिडेट है, 90% चांस है. ये मेरा डेटा एनालिसिस मैंने आपके साथ भी शेयर किया था जब हमने पोल निकाला. सोनिया इज लूजिंग. सोनिया हार रही है चुनाव, क्या कांग्रेस का अस्तित्व है? अभी आपने बोला मणिपुर, अभी शायद से मेघालय मिजोरम के चुनाव हुए थे, जस्ट हम लोगों को निकाला था, उसमें बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस पार्टी से, मतलब बीजेपी का सीट कन्वर्टेबिलिटी कांग्रेस के अराउंड है, उससे ज्यादा ही है. बीजेपी ने 2 जीती, कांग्रेस ने एक जीती. फिर अगर मणिपुर इम्पैक्ट वहां पे भी चीज नहीं हो पाया, आप बताइए, जहाँ पे कोट अनकोट राहुल गांधी ने इतना मसीहा वाली बात करी थी. तो राहुल गांधी मसीहा सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत और उन्हीं के आजू बाजू के लोगों को लगते हैं, जनता को नहीं लगते वो. नहीं, सुप्रिया श्रीनेत तो आप जानते हैं, मैं तो उनको 6.5% वाली मैडम बोलता हूँ. हाँ, वो लड़ी थी महराजगंज से चुनाव. 6.5% वोट आए थे उनके. तो इस बार मैंने उनको चुनौती भी दी है वैसे तो कई बार कि भाई फिर दोबारा लड़के बताओ, 6.5 को 7% करके दिखाओ. ये जनता वाले नेता नहीं है, ये सब दिल्ली वाले नेता है, हवाई वाले नेता हैं. लेकिन पहले तो एक ज़माना था, लोग दिखा रहे हैं, उनके ट्वीट जो है वो आलोचना करती थी जोर जोर से राहुल गांधी की जब वो मीडिया में थी. लेकिन अब तो फिर देखिए आप, तो मुझे उनकी याद आ जाती है, वो क्या जो पिछली वाली इनकी मीडिया इंचार्ज थी ना, राम्या. हाँ, कहाँ है वो आजकल? वो भी इसी तरह से किया करती थी. हाँ, एक्चुअली ये सब मौसमी नेता हैं. मतलब जैसे होता है ना, सावन में आए नेता बने, गर्मी में चले जाओ, ऐसे नेता है ये. तो ये सब ठीक है, आए आज वो है कि कोई दूसरा होगा, दैट्स हाउ इट इज देयर. बट सुप्रिया श्रीनेत इज स्टिल बेटर देन द अर्लियर वन. क्या बेटर है? वो रोज मार खाती है वो शहजाद पूनावाला से. वो रोज वो मार खाती है, रोज वो कुछ कहती है, सब मतलब क्या किसको डिफेंड करेगी बताओ? सुप्रिया श्रीनेत को कोई भी भाजपा का प्रवक्ता जो आके, भाजपा, इट्स नॉट द बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता इज डिफेंडिंग अ मैन नेम नरेंद्र मोदी. व्हाट इज देयर टू डिफेंड यार?
व्हाट इज दैट टू डिफेंड? भाजपा का प्रवक्ता, मैं कहता हूं भाजपा के प्रवक्ता को बोलो मोदी जी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में बोलना बंद हो जाए, तो आपको क्या लग रहा है मोदी जी का 1% वोट कम होगा? 1% वोट कम नहीं होगा। बीजेपी के वर्कर्स जो है वो तो मोदी जी के साथ दिल से जुड़े हैं, पर पब्लिक कैंपेन कर रही है मोदी जी के लिए। मोदी जी को आज कोई भाई एडवोकेट नहीं चाहिए पार्टी के अंदर उनके काम बताने के लिए, पब्लिक उनका काम बता रही है। एवरी कॉमन मैन इज द स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी। टुडे रियल स्पोक्सपर्सन आर नीडेड फॉर द कांग्रेस पार्टी। पर वो क्या डिफेंड करेंगे? ऐसे एक व्यक्ति को डिफेंड करेंगे जो अमेठी से चुनाव हार गया तो वायनाड चले गया, वायनाड से अभी पता नहीं क्या होने वाला है, जिनकी रायबरेली के अंदर, मैं कहता हूं कोई भी इस देश का नागरिक, आपको भी मैं ओपनली चैलेंज करता हूं एज अ मित्र, जयपुर से आप टिकट पकड़ो और रायबरेली जाओ। रायबरेली वैसे एयरपोर्ट नहीं है, आप लखनऊ से रायबरेली जाओ और बनारस जाओ, 3 घंटा बनारस में बिताओ, 3 घंटा रायबरेली में बिताओ। अगर इस देश का कोई भी नागरिक मुझे बता दे कि बनारस के अंदर काम रायबरेली से कम हुआ है, मैं अपना नाम प्रदीप भंडारी से बदल दूंगा। तो एक तो 17 साल मैं बनारस में पैदा फिर हुआ भाई। तो 17 साल गांधी परिवार के पास रायबरेली था, 17 बार, 17 टाइम्स दे हैड वन इट। यार वहां पे वो सड़क नहीं बना सके, कूड़ा नहीं हटा सके, लाइट नहीं ठीक कर सके, तो क्या करेंगे? वो कास्ट, वो डेवलपमेंट डिप्राइव रखते थे देश की और नागरिकों को, जिससे कि वो कास्ट की, रिलीजन की राजनीति कर सके। मोदी जी ने डेवलपमेंट सरप्लस दिया है, इसीलिए सब भौखला गए कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दैट इज द इशू। वो थोड़ा सा डिफरेंस था, मुझे याद है यहाँ पर हुआ करते थे एक नाथूराम मिर्धा जी, जो 77 में जो पूरी वेव थी जनता पार्टी की, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में अकेली सीट उन्होंने जीती थी। करेक्ट। और उनकी फिलॉसफी ये थी कि भैया डेवलपमेंट नहीं करना, डेवलपमेंट करोगे तो जनता जो है वो जागरूक हो जाएगी बस, और उसके बाद फिर जो है वो पता नहीं क्या क्या सोचने लगेगी, इनको सोचने का मादा ही नहीं देना। मादा ही नहीं, बस यही है कांग्रेस की राजनीति, यही है कांग्रेस और सोनिया गांधी की राजनीति। और ये मैंने तब कंक्लूड कर लिया जब मैं रायबरेली गया। जेन्युइनली बता रहा हूँ, पिछले बार के इलेक्शन में पर्सनली रायबरेली नहीं गया था, मेरा डेटा आया था। इस बार मैं रायबरेली पर्सनली गया और मैं शॉक्ड था, और मेरी जो गिची 1% मुझे लगता था कांग्रेस की कुछ है, वो मेरे भी दिमाग से हट गया कि जो आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी 70 साल तुम्हारे पास सत्ता रही, वहां साला डेवलपमेंट का डी नहीं कर सका, उसको क्या हक है इस देश में किसी भी इशू पे बोलने के लिए? बताओ क्या हक है? विमेन एम्पावरमेंट, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के विमेन को क्या एम्पावर किया तुमने? सेक्युलरिज्म, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुमने क्या किया? डेवलपमेंट, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुमने क्या किया? अरे एक व्यक्ति रायबरेली के अंदर होटल ढंग का तुमको मिलने का मिल जाए तो बता दो, बनारस में जाओ तुमको हर 5 स्टार होटल मिलेगा, हर जगह मिलेगी, फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। कौन आ रहा है रायबरेली? 2014 में बनारस में केवल एक 5 स्टार होटल था, उसमें मैं जाकर रुका था। आज देखिए हर जगह इट इज ट्रांसफॉर्म्ड। 8 करोड़ टूरिस्ट एक साल में बनारस में है, रायबरेली में 8 लाख लोग आ जाते, मुझे बता दो टूरिस्ट। तो ये गलती किसकी है? बोले कि अरे भैया 10 साल पहले तुम्हारे पास सत्ता है, तुमने क्या किया? This tells me that the birth of communal politics is Congress, birth of caste politics is Congress, birth of development politics is Modi. That I have completely, this is what I can conclude from ये तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट मॉडल सबसे पहले मोदी ने दिखाया गुजरात में, जो ही डिड डेवलपमेंट ऑफ स्केल, नई चीजें जो बताई कि डेवलपमेंट में कुछ होती है, कोई चीज़ होती है स्केल, कोई चीज़ होती है डिलीवरी, कोई चीज़ होती है टाइमलाइन, कोई चीज़ होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सब मोदी ने गुजरात में दिखाया, लोगों ने चुना उसको। ह्यूज, आई कंप्लीटली एग्री। आपने जितना डिटेल फॉलो किया, मैंने तो इस बार देखा संजय जी कि मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अभी तमिलनाडु में था, अब आप सुनिए इनने क्या नैरेटिव फैलाया, अरे जय श्री राम और ये सब नैरेटिव जो है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द्रविडियन कल्चर, ऑल नॉनसेंस। अरे हर दूसरी जगह वहां रामा 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 रामा, हर तीसरा विलेज राम 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 पे चीज है वहां पे। मैं वहां पे लोगों से पूछ रहा था, मैं नामालई की यात्रा में गया था, आई वाज देयर फॉर सम टाइम। उसके अलावा भी मैं ट्रैवल कर रहा था, कांचीपुरम, तेनकासी, कोयम्बटूर, इन सब में बीजेपी बड़ा अच्छा करेगी। इसमें मैं गया और यहाँ पे मेरे को देखो लोग बोले, अरे मोदी जी ने मतलब इन तमिल को ट्रांसलेट करके राम मंदिर बना दिया, हमारी पूरी जनरेशन को चाहिए थी। उस दिन 22 तारीख को हमने भी हमारे गाँव के अंदर, हमारे विलेज के अंदर दिया जलाया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो फर्जी मिथ को डिबंक कर दिया कि राम, प्रभु श्री राम इज जस्ट टू डू विद हिंदी हार्टलैंड। ही इज प्रूव्ड दैट प्रभु श्री राम इज द सनातन धरोहर ऑफ दिस कंट्री, वेदर तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, असम, और वेदर इट इज बंगाल, और वेदर इट इज उत्तर प्रदेश, इट इज एंटायर भारत। और इसीलिए द्रविड, ये जो डीएमके वाले ना, मतलब इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उनको एक अच्छा लीडर मिल गया अन्नामलाई के फॉर्म में, जो मोदी जी की विजन को लेके जा रहा है। आप सेव कर लीजिएगा, 15% से ज्यादा वोट
बीजेपी तमिलनाडु के अंदर लेके आने वाली है। और जो लोग कह रहे हैं 0 सीट जीतेगी, वो भी अचंभित हो जाएंगे। दे विल ऑल्सो ओपन दैट सीट शेयर अकाउंट। मैं ग्राउंड से अब आपको बता रहा हूं, डेटा आ रहा है, जो AIADMK के वोट्स थे वो शिफ्ट हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि बीजेपी इज अपीयरिंग एज एन ऑल्टरनेट टू द्रविडियन पॉलिटिक्स। अगर ये अलायंस करेंगे AIADMK के साथ तो ये इनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। अगर ये अलायंस नहीं करेंगे और पार्टी को ग्रो करने का थोड़ा मौका देंगे, इस बार 15% से ज्यादा वोट भी लेके आएंगे और आने वाले असेंबली इलेक्शंस के अंदर दे कैन डू क्वाइट वेल। सो इवन तमिलनाडु इज नाउ नॉट रिजेक्टिंग धार्मिक पॉलिटिक्स। वरना सोचो कितना बड़ा इस देश के साथ छलावा है संजय जी। एक लैंड ऑफ धर्मा, लैंड ऑफ टेम्पल्स, तमिलनाडु was governed or is governed by a theist. Periyar does not represent the culture of Tamil Nadu. It's a myth. Go to any village. मैं आप कोई भी मुरुगन मंदिर में चले, कहीं भी चले जाइए, वहां की भक्ति, वहां का धर्म, वहां का अपनी सनातन संस्कृति के प्रति जिज्ञासा पूरी फैमिली की, मैंने तो कोई सेकंड टू कोई दूसरे स्टेट में देखा होगा। इट इज सेकंड टू नो अदर प्लेस। और आप कह रहे हो पेरियार, उल्टी बात है। बात असल में ये है कि तमिलनाडु में जितने मंदिर हैं भारत के पूरे भारत किसी स्टेट में नहीं है, और मेंटेन है, और HRC के बाद भी मेंटेन है। बहुत बड़ी बात, मतलब ये सरकारीकरण के बाद भी मेंटेन है। मैं उस मंदिर में गया था जो जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बात किया था, जहाँ पे बर्थ ऑफ जो स्क्रिप्ट है, जो बर्थ ऑफ लोकतंत्र की बात की गई थी, वो इतना अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है और सब इतना सेलिब्रेट करते हैं। और आप ये कह रहे हो कि पेरियार जो मंदिर तोड़ने की बात करता है वो तमिलनाडु के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इट्स अ झूठ। इन लोगों ने ये झूठ इसीलिए फैलाया था क्योंकि मीडिया इनके साथ कोहॉर्ट में था। इन दोनों के कल्यूजन और नेक्सस के चक्कर में इन लोगों ने सब फैलाया था। पेरियार के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, याद है? एब्सोल्युटली, आप 100% यस, 100% यस। कहा था कि दिस मैन शुड बी इन जेल, यस, ही इज अ परवर्ट, यस, ही शुड बी इन जेल। आई कंप्लीटली एग्री। बट इमेजिन कि हमारे देश के साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, तमिलनाडु के लोगों के साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी की अच्छी गवर्निंग। ही मैरिड हिज ओन डॉटर। बताइए what to say? This is not Hinduism, this is not Sanatan. तो क्या कहेंगे ये लोग? Everywhere that myth is being broken. और ये इसलिए हो रहा है संजय जी क्योंकि आज इंफॉर्मेशन डिसेंट्रलाइज्ड है। आज कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं करता। अगर पॉलिटिक्स की भी बात करें तो आप ये देखिए कि कोयम्बटूर में हमारे कमल हासन जाके लड़े थे। यस, क्या हालत हुआ उनकी? इतना मीडिया में हुआ बना है, क्या हालत हुआ उनका? और वहां बीजेपी जीत गई। यस, और इस बार भी दे विल डू वेल। 20% प्लस वोट शेयर वहां पे बीजेपी आज भी अंदर मेंटेन कर रही है। दे विल डू क्वाइट वेल। सो एवरीवेयर इट इज चेंजिंग। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि हमारी आइडेंटिटी सनातन है, इसीलिए ये डीएमके का वोट शिफ्ट हो रहा है क्या? AIADMK का वोट शिफ्ट हो रहा है। तो AIADMK जो पहले 30% वोट शेयर की पार्टी थी वो अर्ली 20% की आ गई। जो बीजेपी 3% की वोट शेयर पार्टी थी वो 15+ हो गई है। वो 15+ से 20+ हो, 25+ हो, दैट वी हैव टू सी, बट 15+ के बेस पे मेंटेन कर रही हो। पहले ये हुआ करता था वहाँ पे, जो डीएमके AIADMK वाले जो दो पोल हुआ करते थे कि अबाउट 10% वोट यूज्ड टू शिफ्ट करेक्ट फ्रॉम DMK टू AIADMK एंड वाइस वर्सा इन एवरी इलेक्शन। और इलेक्शन साइकिल में चलता था वहाँ पे, एक बार DMK तो दूसरी बार AIADMK, इस तरह से चलता था क्योंकि करप्शन एंड ऑल दे यूज्ड टू बी बिग फैक्टर्स इन तमिलनाडु। जो बिहार वगैरह में करप्शन नेवर यूज्ड टू बी अ फैक्टर, तो वहाँ हुआ करता था। अब क्या स्थिति है वहाँ पे? क्या DMK का वोट जो AIADMK को शिफ्ट होता है साइक्लिकल वेव में, वो इस बार AIADMK को शिफ्ट होगा या बीजेपी को शिफ्ट होगा? क्योंकि करप्शन के फ्रंट पे तो इनका बहुत बुरा हाल है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है तमिलनाडु की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर कि कोई बहुत टॉल लीडर नहीं रहा है, नाइदर DMK में नाइदर AIADMK में। AIADMK पोस्ट जयललिता एरा के अंदर नाइदर EPS नॉर OPS कैन क्लेम टू गेट लीड वोट ऑन देयर नेम। इसीलिए एक बहुत बड़ी वैक्यूम है एक एंटी DMK वोट को कैप्चर करने की। और पर्टिकुलरली जब EPS और OPS के अंदर स्प्लिट है, वो जो सॉफ्ट हिंदू वोट है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जो डिसइल्यूजन DMK से है वो भी ओपोनेंट के रूप में AIADMK को बहुत ज्यादा नहीं देख रहा है, बीजेपी को भी देख रहा है। बट क्योंकि बीजेपी का वहाँ पे बेस वोट नहीं है, बेस वोट अर्थात कि किस बेसिक वोट से आप शुरू कर रहे हो, वो सिर्फ 3% से शुरू कर रही है, तो वो टेक ऑफ होने में ऐसा नहीं है कि 30% तक टेक ऑफ हो रहा है, वो 15% प्लस टेक ऑफ हो रहा है। वो 20 भी टच कर सकता है, 22 भी टच कर सकता है। ऐसी सिनेरियो को मैं निग्लेक्ट भी नहीं कर सकता कि बीजेपी का वोट AIADMK को क्रॉस कर जाए। अभी नहीं कर रहा है पर कर भी सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द सिचुएशन इज। ओवरऑल DMK का वोट कंपैरेटिवली कम शिफ्ट हो रहा है। वो माइनॉरिटी और माइनॉरिटी के 15% बेस से शुरू करती है, वो कंपैरेटिवली कम शिफ्ट हो रहा है। पर जो डिसग्रंटल्ड DMK वोट है
वो थोड़ा थोड़ा जाते हुए दिख रहा है, बट स्टिल द अलायंस ऑफ इंडिया अलायंस स्टैंड्स एट मोर देन 50% वोट शेयर इन तमिलनाडु. बट द स्टोरी इज नॉट दैट. द स्टोरी इज द लास्ट टाइम इट वाज 70 ऑड. लास्ट टाइम बीजेपी के खिलाफ माहौल था तमिलनाडु में. अब मोदी जी की एक्सेप्टेंस है तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने द्रविडियन पॉलिटिक्स की कोर को हिट करा है. तो आज आप ग्राउंड पे ट्रैवल करो तो मोदी जी के खिलाफ कोई नहीं बोलता वहां पे. डीएमके कोर वोटर्स को हटा दो, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जो मोदी जी ने तमिलनाडु के लिए किया है. लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर बना है. लोगों ने गांव गांव में इसको सेलिब्रेट किया है और अनामलाई की एक एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है. मैं पूरा कम से कम आई वाज देयर फॉर अ डे. आई एम सीइंग लोग want to listen to the man, and this is a sign of a leader who's evolved and is emerging. He has arrived for sure. Now it will take him significant amount of time to build that space, and but I'm confident वो base को build करेंगे. हाँ, अगर इन्हें AIDMK के साथ अलायंस कर दिया तो फिर ये इनका पॉलिटिकली बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि AIDMK के साथ करोगे तो आप AIDMK को एक लीफ दे रहे हो, एक लाइफ दे रहे हो. EPS की बात करो जिसके पास पार्टी है, मान लो कि अगर स्थिति वर्स्ट केस क्या होता है, डीएमके 37-38 सीट जीत जाए और बीजेपी 1-2 जीत जाए और AIDMK 0 जीत जाए, लेट्स इमेजिन, फिर विच गिव्स फर्दर चांस फॉर बीजेपी टू बी द ओपोनेंट इन द असेंबली इलेक्शंस इन तमिलनाडु. अगर आपने AIDMK को लाइफ दे दी तो असेंबली इलेक्शंस इन तमिलनाडु में आपका कुछ भी बेस नहीं बिल्ड हो पाएगा जितना अभी तक आपने बिल्ड करा है. सो इट इज अ चॉइस दैट द बीजेपी हैज टू टेक. बट द कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भाजपा तमिलनाडु के अंदर अराइव हो चुकी है. इट्स अ पार्टी विच विल स्टे फॉर सम टाइम टू कम, एटलीस्ट फॉर लॉन्ग टाइम टू कम, अगर ये थोड़े ये वाला इलेक्शंस को अच्छा परफॉर्म कर दे. अभी ये 15% से ज्यादा वोट पे है. तो आइए, और जो इंडिया अलायंस का जो हाल हो रहा है, जो इंडिया अलायंस ने राम मंदिर के प्रति जो नीति अपनाई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से लोग कह रहे हैं कि इनने बेवकूफ़ी करी, लोग कह रहे हैं कि कोई भी अक्लमंद व्यक्ति ऐसा नहीं करता. मेरी इसमें दूसरी राय है. मेरी राय ये है कि इनकी पॉलिटिक्स का एक कंपल्शन है कि इनको यही करना था. अगर आप इनकी हिस्टोरिकली पॉलिटिक्स देखेंगे, इनके मेंबर्स की, पर्टिकुलरली इनका जो पोल है कांग्रेस की, वो क्या रही है? वो रही है माइनॉरिटी वोट्स को एकजुट करो, मुसलमान वोट को एकजुट करो और हिंदू वोट को डिवाइड रखो. बर्थ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इस देश के अंदर बीजेपी नहीं, कांग्रेस से. तभी जवाहरलाल नेहरू के समय से जब उन्होंने कहा कि स्टेट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अवे फ्रॉम द रिलीजन, ओनली वन रिलीजन विच इज हिंदू रिलीजन, एवरीबॉडी एल्स शुड बी एक्सेप्टेड. सो वो उनकी फिलॉसफी रही थी और वो तब से करते हुए आ रहे थे. अब उनको पता है कि यार हम चुनावी हिंदू, अंदर अंदर डीप कोर में गांधी परिवार को, राहुल गांधी इज नॉट, डज नॉट प्रैक्टिस हिंदू धर्म, विच इज हार्ड फैक्ट. अभी कभी वो एक्स ब्राह्मण हो जाते हैं, कभी वाई, कभी जेड. तो ही डज नॉट प्रैक्टिस दैट, ही हैज टू डू इट आउट ऑफ कंपल्शन. उनको पता है कि जो हम लोग को हमारे साथ नेचुरली आता है, मुस्लिम वोट को एकजुट करना आता है. What the thinking of Congress is? See, Congress is not just Congress. It is a representation of a bloc, of a lobby, of a, I would say forces जो minority appeasement में विश्वास रखती है. जिनको आप लेफ्ट, सूडो लेफ्ट, न्यू लेफ्ट कह दो, उन पे विश्वास रखती है. और उसी स्टैंड पे कांग्रेस लेती हुई जा रही. तभी जो भी सनातन या प्रभु श्री राम के पक्ष में पूर्ण रूप से बात करेगा उसको रिजेक्ट कर देंगे. अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन को किया, उसके पहले मान लो कांग्रेस की यूनिट ने जिन ने उसको एक्सेप्ट किया, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए. ये इनकी पॉलिटिक्स की कंपल्शन है. इट इज प्योरली सिंपल. दे डू नॉट बिलीव इन पॉलिटिक्स वेयर धर्म शुड प्रिवेल और हिंदू धर्म और सनातन धर्म शुड प्रिवेल. दे डू नॉट बिलीव इन दैट. दे बिलीव इन अ पॉलिटिक्स जहाँ पे सेक्युलरिज्म इज माइनॉरिटीज को स्पेशल ट्रीटमेंट और मेजोरिटीज को टेकन फॉर ग्रांटेड करना. तभी हमारे देश के मंदिरों की जो स्थिति आज है, जितने मंदिरों को पुनरुत्थान नहीं हुआ है, वो इसीलिए नहीं हुआ है. अदरवाइज ये लोग काशी का भी पुनरुत्थान कर देते, अयोध्या में भी मंदिर बनवाते, पर ये सब क्यों नहीं बनवाए? क्योंकि इनका इसमें विश्वास नहीं है. सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड. मथुरा में तो जो फ्रॉड हुआ है वो तो सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा फ्रॉड है. डीपी मिश्रा ने करवाया था पूरा. कहाँ फ्रॉड इनने नहीं किया है? अभी कर्नाटका में सिद्धारमैया की गवर्नमेंट आई, जो भगवा ध्वज बात हो रहा था कि एक दूसरे पोल पे लगाएंगे, जो ग्राम पंचायत ने यूनानिमस डिसीजन लिया मांड्या में, क्यों 19 को हटा दिया? आप कर्नाटका के किसी भी गांव में चले जाओ, ग्रीन फ्लैग्स आपको दिखेंगे नेचुरली. तो अगर ग्रीन फ्लैग्स दिख सकते हैं तो भगवा फ्लैग क्यों नहीं आ सकता? वो ये थोड़ी कह रहे थे कि हम तिरंगे को नहीं फहराएंगे या कर्नाटका के स्टेटहुड डे पे हम कर्नाटका के फ्लैग को नहीं फहराएंगे. दे वर नॉट सेइंग दैट. द प्रॉब्लम इज विद भगवा. It is the same politics. Again, it's the forces which back the Congress. Anywhere you will go, this is the politics that they will practice. They cannot change from this politics. It's not possible. So I'm not surprised. India Alliance is a fictional calculated alliance. इंडिया अलायंस के कुछ और जो अवयव हैं, जो और पार्ट्स हैं,
जैसे शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उनको क्या हुआ? उद्धव की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब आदमी का लालच जब पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है तो उसका राजनीतिक विवेक मर जाता है। कोई भी सेन आदमी कभी ऐसा नहीं कर सकता था कि जो उद्धव ठाकरे ने किया कि मैं शरद पवार और कांग्रेस का हाथ थाम लूं। इसमें नुकसान शरद पवार का इतना नहीं हुआ, कांग्रेस का इतना नहीं हुआ जितना उद्धव ठाकरे का हुआ। एंड उद्धव नाउ हैज बिकम द पार्टी ऑफ इररिलेवेंस इन लार्जर महाराष्ट्र। पहले वो 20% की पार्टी थी, वो 10-15% की पार्टी पे हो गई। बीएमसी में ठीक कर लेंगी वो। मैं लोकसभा पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। पिछली बार मोदी जी के नाम पे वोट मांगा, तब आप देखिएगा ना, जब मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे क्या इनकी स्थिति होगी। सो इट इज प्योरली व्हेन लालच डोमिनेट्स योर आपके पॉलिटिकल विवेक मर जाता है। बट आप बाकी किसी भी मेंबर को देख लो, इंडिया अलायंस के सूत्रधारक थे नीतीश कुमार, वो एनडीए के अंदर आ गए। ममता बनर्जी को पता है राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, उनने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के साथ अलायंस नहीं कर रहे पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर कुछ 8 से 60 घाट कर लें तो कर लें, कुछ फर्क पड़ना नहीं, 7 सीट बीजेपी जीतेगी। उसके बाद जाके ये राहुल गांधी को ही ब्लेम करेंगे। तो भाजपा छोड़ो, इंडी अलायंस का कौन सा नेता राहुल गांधी की लीडरशिप में विश्वास रखता है, मैं आपसे पूछना चाहता मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कि इंडिया अलायंस आज की डेट में इज यूपीए प्लस उद्धव। हूं। बस मुझे तो और यूपीए में भी जो पुराने थे एनसीपी वगैरह, वो भी राहुल गांधी। मेरे को तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उद्धव के कई करीबी कह रहे हैं कि हाथ जोड़ लो भाजपा के पास में। दैट इज ऑल्सो व्हाट आई एम हियरिंग। उद्धव ठाकरे नाउ इज रियलाइजिंग दैट ही इज मेड द बिगेस्ट पॉलिटिकल ब्लंडर ऑफ हिज लाइफ। अब इतने दिनों बाद क्या मुझे बताओ ना, उद्धव ठाकरे ने की पॉलिटिक्स में उद्धव कोई बाला साहब ठाकरे तो है नहीं, जन नेता तो है नहीं। आपसे पूछ रहा हूँ, जन नेता तो नहीं है, राइट? कहाँ उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में घूम के सभाएं तो नहीं कर सकता। तो 18-20 एमपीज आपके जब आए, कौन व्यक्ति होगा 0 एमपी की स्थिति पे लेके छोड़ना चाहेगा अपनी पार्टी को? उन्होंने कर दिया, ये तो हो ही चुका है ना। तो फिर मेरे हिसाब से उद्धव में भी अगर कुछ पॉलिटिकल समझ होगी तो हाथ जोड़ लेगा भाजपा के सामने। क्योंकि शरद पवार का क्या नुकसान हुआ है मुझे बताइए? शरद पवार की पार्टी 2 में टूट गई, फाइन, पर उनका पर्सनल पॉलिटिकल नुकसान तो हुआ नहीं है। आज की तारीख में उनके सबसे मधुर संबंध है। वो अगर जिस दिन उनको सुप्रिया सुले के लिए प्रॉपर डील मिलेगी, आप देख लेना, वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे इजीली 100%। तो बचा कौन? अलग थलग कौन हुआ? कांग्रेस एक अलग फ्रंट हटा दो, उद्धव क्या मिला? उद्धव को पार्टी रही, सत्ता रही, क्या रहा? कुछ नहीं रहा। मान रही, प्रतिष्ठा रही, आइडियोलॉजी रही, कुछ नहीं रहा। क्या रहा? मातोश्री तो रह गया अभी। ठीक है, फिर उनको उसकी खुशी है तो इसका तो मतलब ये हुआ कि भाई अब वो उनकी स्थिति ये आ गई है कि कितनी भी मार पड़ती रहे, वो कुछ अपने रास्ते से बदलने की स्थिति में नहीं है, तो फिर कोई वोट बढ़ाने की भी स्थिति में नहीं है। तो फिर इसी स्थिति में अगर ऐसे ही चलते जाएंगे तब तो आप 2024 छोड़िए, 2029 में भी कोई उम्मीद नहीं। उद्धव ठाकरे को 24 के अंदर पता चल जाएगा कि उनका पर्सनल पॉलिटिकल कैपिटल। मैं इंडिया अलायंस की बात करूं। इंडिया अलायंस क्या है? एक जोक है। मैंने पहले दिन बोला था ये पॉलिटिकल जोक है। अरे सपा बसपा साथ में अगर नहीं आके अपने वोट शेयर को नहीं बढ़ा सके, बसपा का वोट जाके भाजपा में चला गया, सपा का वोट जाके भाजपा में चला गया, भाजपा का 42% से वोट बढ़ गई 49% पे हो गया यूपी में 2019 लोकसभा में। तो क्या है ये? आप और कांग्रेस साथ, मुझे बताओ, इन पार्टीज की जो जनाधार है वो एक दूसरे के विरुद्ध है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती एंटी कांग्रेस में हुई है। कांग्रेस को पंजाब के अंदर पॉलिटिकल हाशिए पे ले जाने वाली बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस को पॉलिटिकल हाशिए पे ले जाने वाली बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी है। ममता बनर्जी को पता है कि मैंने अगर लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस कर दिया और एक बार मेरा मुसलमान वोट दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया तो मेरे तो पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। भाजपा चलो अगर आ गए, सत्ता में आ जाए, तब भी उसका बेस वोट तो अलग है, मैं माइनॉरिटी वोट को तब भी कंसोलिडेट कर पाऊंगी। तो ममता बनर्जी ने इसलिए डिस्टेंस कर दिया। इट इज क्लियर। नीतीश को पता था कि 3 महीने बाद लालू का बेटा लालू का बोलेगा मेरे बेटे को सीएम बना दो, इसीलिए अच्छा पॉलिटिकल रिटायरमेंट भाजपा में ले लूं, क्योंकि नीतीश को भी पता है 25 में मैं सीएम नहीं हूं। नीतीश को भी पता है जेडीयू इवेंचुअली फ्यूचर की पार्टी नहीं है, बीजेपी को भी पता है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। अरे भाई एनडीए, ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर दोनों दल हाथ जोड़ रहे हैं एनडीए मोदी जी के सामने कि हमें एनडीए में शामिल कर लो, जहां बीजेपी का अस्तित्व ही नहीं है। अगर बीजेपी की हवा नहीं होती तो क्यों करते ये? सिंपल लॉजिक बताओ। एक स्टेट आंध्र प्रदेश, ना कांग्रेस का अस्तित्व ना भाजपा का अस्तित्व, दोनों दल हैं,
उनमें से कौन सा दल राहुल गांधी के पास गया? पिछली बार तो चंद्रबाबू नायडू ने गई थे राहुल गांधी के पास, क्या नतीजा निकला? आज तक भुगत रहे राजनीतिक रूप से। आज दोनों दल किसके पास गए? मोदी जी के पास। अगर एक ऐसे स्टेट में जहां ना भाजपा है ना कांग्रेस है, वहां दोनों रीजनल पार्टीज जा रहे हैं मोदी जी के पास में, अरे तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि हवा तो मोदी की है और किसकी है? वही है। फिर भी जाके लोग बीच कह में रहे ये हैं बात चली थी कि चंद्रबाबू नायडू, जनसेना और भाजपा का अलायंस बन रहा है आंध्र प्रदेश में। मुझे लगता है बीजेपी विल नॉट डू एनी अलायंस इन आंध्रा, क्योंकि कोई भी है वो फ्रेंडली पार्टनर है। उनको अल्टीमेटली एनडीए में सीट बढ़ानी है। कल को मान लो एनडीए की 370 सीट आ गए हाइपोथेटिकली, ये 15-20 सीट जो 25 सीट जो है आंध्र प्रदेश की, अब वो 25 सीट में मान लो दोनों पार्टीज ने बोल दिया कि हम जो जाके एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, किसी एक ने बोल दिया ज्यादा सीट वाले को बीजेपी ले लेगी एनडीए के अंदर। सिंपल है, इट्स अ पॉलिटिकली कैलकुलेटिव मूव। और मुझे आपको पता है ये नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड भी सबसे बोगस है, कुछ नहीं चल रहा ग्राउंड पे। 3 राज्य साउथ के हैं आउट ऑफ 5 जहां बीजेपी अपना ग्राफ 2019 से ज्यादा बढ़ा रही है। तमिलनाडु में बीजेपी को 2019 से ज्यादा वोट पड़ेंगे। नोट करिएगा पॉडकास्ट को। मैं चाहूंगा आपकी टीम को निवेदन करके कि इसको करना, अगर मैं गलत होता हूं तो मुझे लोग ट्रोल करेंगे, सही होगा तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। 2019 से ज्यादा बीजेपी को वोट तमिलनाडु में पड़ेंगे। वोट्स 3% वोट था, इस बार 2019 में ज्यादा, 24 में ज्यादा पड़ेंगे। कम से कम 10% बढ़ेंगे। 15% मिनिमम वोट पाएगी बीजेपी। तो अगर 12% इंक्रीज आप बताएं। बिल्कुल। तेलंगाना के अंदर बीजेपी 2019 से ज्यादा सीट लेके आएगी और 2019 से ज्यादा वोट लेके आएगी। 2019 में 4 सीट आई थी और 19% वोट शेयर था, दोनों से बढ़ेगा। कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो वोट लेके आई थी 50 से ऊपर लेके आई थी %, करेक्ट। इस बार जेडीएस के साथ में बोलो एनडीए जो है वो डोमिनेटिंग रहेगी, या तो 14 जैसी रहेगी, 19 जैसी रहेगी, या बीच में रहेगी, देखना होगा, बट डोमिनेटिंग रहेगी। तो 5 में से 3 राज्यों में तो एनडीए डोमिनेट कर रही है। चौथा राज्य आंध्र प्रदेश के अंदर एनडीए फ्रेंडली पार्टी आएगी। तो भाई महागठबंधन, इंडी, देश, दैट कहाँ है केरला के अलावा? और वहां भी मुझे लग रहा है कि अगर कम्युनिस्ट ऐसा ना हो राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में चुनाव कैंडिडेट फील्ड कर दे और फिर जाके राहुल गांधी को दिक्कत हो जाए। तो मुझे बताओ, अगर 5 राज्यों में से संजय जी 4 राज्यों में प्रो एनडीए और एनडीए फ्रेंडली प्लेयर एक्शन में, तो कैसे नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड का नैरेटिव हो गया भाई? ये लोग कहाँ, इनका भेजा कहाँ चला गया है? घर रख के आए क्या? या घी नहीं खा रहे, बादाम नहीं खा रहे, अखरोट नहीं खा रहे तो बोल दो मैं पार्सल करा दूं। कौन लॉजिक बता रहा है ये बताओ? और मैं इसको लुक एट इट। आजकल पीनट बटर का जमाना है। तो यार उनके पीनट बटर में लग रहा है पीनट ही नहीं है। इनके पीनट बटर में मुझे लग रहा है वो मार्मलेड वाले घर से आ रहा है इनका सामान, इसीलिए ऐसी स्थिति है। तेलंगाना आपने कहा कि वोट शेयर और सीट शेयर दोनों बढ़ेगा। पिछली बार 4 सीट थी, 19% वोट शेयर था। बीच में भाजपा 2 नंबर की पार्टी हो गई थी और उसके बाद फिर इन्होंने बांडी संजय को पता नहीं क्यों हटाया। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि इनको जो है वो किशन रेड्डी को बना के क्या एडवांटेज इनको लेनी थी। या तो कोई बीआरएस के साथ कोई अंडरग्राउंड कोई समझौता था, क्या था पता नहीं। ऐसा हमारा जब तक पॉडकास्ट रिलीज हो, अदरवाइज जो सारा का सारा एंटी बीआरएस वोट जो कांग्रेस को गया असेंबली में वो इनको मिलता। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। जब मैं ग्राउंड पे पोलिंग भी कर रहा था तो जब हम लोग जन की बात के लिए पोलिंग कर रहे थे, हमने पूछा 24 में क्या है, तो बोला 24 के अंदर हम मोदी, कांग्रेस वाला भी बोला था मोदी को, बीआरएस वाला भी बोला था मोदी को। हमने पूछा जो बीआरएस का एंटी वोट, तुम प्रो कांग्रेस? नहीं, हम वही केसीआर को नहीं चाहता, दारू में है, ये है, करप्शन है। तो भाजपा तो दिख नहीं रहा ग्राउंड पे, पहले बड़ा दिखता था जीएसएमसी के पहले, इसलिए हम कांग्रेस को कर रहे हैं। तो बीजेपी ने अपनी पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी को और टेरिटरी को तेलंगाना के अंदर सरेंडर किया, इसीलिए कांग्रेस आई है। इट्स नॉट अ प्रो कांग्रेस वोट, इट्स एन एंटी बीआरएस वोट। अब क्या पता जब तक हम पॉडकास्ट को रिलीज कर दें ऐसा ना हो बीआरएस और बीजेपी का अलायंस हो जाए तेलंगाना के अंदर। वो क्या उचित रहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि उचित है ये। मेरे हिसाब से कोई उचित नहीं, पर क्या पता इनको, अभी व्हाट आई एम थिंकिंग इज मोदी जी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। संजय जी ऑब्जर्व 18 जुलाई 2023 को इंडी अलायंस बना था, फिर ये मोदी जी वाली एनडीए की मीटिंग हुई थी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था, हम सब इतने मजबूत है साथ में, मोदी जी अलग थलग हो जाएंगे। आज की स्थिति क्या है? एनडीए सुपर एनडीए बन चुकी है और इंडी अलायंस में सिर्फ और सिर्फ राहुल, सोनिया और उद्धव, यही 3 दिल से जुड़े हुए और कोई दिल से जुड़ा हुआ नहीं। बाकी से मुझे लगता है बीजेपी के लोग हैं अंदर। सच है। अभी तो ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि कमलनाथ भी आना चाहते हैं। अरे मैं
एक्चुअली कमलनाथ को ग्राउंड से सर्वे आ गया कि ऐसा इस बार नकुलनाथ शायद से छिंदवाड़ा से चुनाव नहीं जीत पाएंगे क्योंकि मोदी हवा अलग लेवल की है। तो इसीलिए वो हाथ जोड़ के कह रहे होंगे कि मेरे बेटे के करियर को संभाल लो, मैं ऑलरेडी 75+ हो चुका हूँ, राहुल पे मुझे विश्वास नहीं है, सोनिया गांधी का पता नहीं है, प्रियंका भगवान जाने कहाँ है, तो मेरे बेटे का करियर कोई बना सकता है तो उससे मोदी बना सकते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है नकुलनाथ को उसमें चाह रहे हो, क्योंकि पिछली बार छिंदवाड़ा के अलावा तो बाकी सब सीट बीजेपी जीत गई छिंदवाड़ा थी। में भी काफी नजदीकी मामला था। हाँ, इस बार सुनने में भी आ रहा है कि भाजपा शिवराज चौहान या किसी और कद्दावर नेता को लड़ाना चाहेगी छिंदवाड़ा अगर कमलनाथ यहाँ पे नहीं आते। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ नकुलनाथ कम्स। मतलब आई थिंक व्हाट डज नकुलनाथ हैव इन कांग्रेस टू बी इन कांग्रेस, बताइए। कहीं नहीं, इन्होंने किसी यंग लीडर को तो आगे वैसे भी नहीं बढ़ने अब दिया। मिलिंद भी आ गए बीजेपी के अंदर, हाँ, सॉरी एकनाथ शिंदे के अंदर। हाँ, एकनाथ शिंदे के अंदर आ गए तो इनका जो फंडिंग वाला जो वो सब सॉर्ट हो जाएगा, एक सोर्स था, बड़ा सोर्स था, वो भी खत्म हो वो भी खत्म हो गया। फिर तो क्या आप मुझे बताओ कौन राहुल के साथ रहेगा, कौन, क्यों, किस लिए, किस लॉजिक से? तो तेलंगाना पे हम बात कर रहे थे, तो तेलंगाना में आपको लगता है कि वो तो एंटी बीआरएस वोट था इसलिए वो कांग्रेस को चला गया, लेकिन सिचुएशन जो लोकसभा में होगी वो अलग होगी 100%, क्योंकि तेलंगाना की 19 सीटें इफ आई एम नॉट रॉन्ग विच इज देयर, पिछली बार बीजेपी 4 सीट जीती थी, तो बीआरएस इज तेलंगाना नॉट की 17 17 सीटें, सॉरी। तो पिछली बार बीआरएस वाज द मेन डोमिनेटिंग पार्टी, बीजेपी की 4 आई थी। इस बार जो फाइट होगी बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा होगी, ना कि दैट मच इन बीआरएस। इसीलिए शायद से बीजेपी बीआरएस के साथ अलायंस करने के लिए भी तैयार होगी, बीआरएस भी बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए इस बात पे तैयार होगी, क्योंकि जो मेन फोर्सेस बीजेपी एंड कांग्रेस इन तेलंगाना फॉर इवन लोकसभा, तभी खबरें आ रही कि सोनिया गांधी माइट कंटेस्ट फ्रॉम तेलंगाना, क्योंकि रायबरेली से तो चुनाव वो हारने वाली हैं। तो पिछली बार 4% वोट शेयर था असेंबली में चुनाव में बीजेपी का, वो बढ़ के 19% हो गया और 4 सीटें आ गई। किसी ने उसको इमेजिन नहीं किया था, मोदी हवा थी। इस बार मोदी हवा और है, और बीजेपी का नहीं, इस बार 8 सीटें आई। नहीं, पिछली बार 4 लोकसभा सीट आई थी बीजेपी की, हाँ, लोकसभा की बात करो, और 4% वोट शेयर था असेंबली इलेक्शंस के अंदर, और लोकसभा में 19% वोट शेयर था। तो असेंबली का 4% बढ़ के 19% हो गया था लोकसभा में, और उससे 4 सीट्स वो लोकसभा में कन्वर्ट कर पाए। किसी को इमेजिन नहीं हो रहा था। ये सब वाले ये लोग भी जब प्राइवेटली बात करते थे बोलते 1 आ जाए 2 आ जाए, 4 कोई नहीं कहता था, बहुत कम लोग कहते थे। अब इनका ऑलरेडी असेंबली में 14% का वोट आ गया है और बेस भी उनका बन गया है। तो मुझे लगता है कि इस बार ज्यादा सीट और ज्यादा वोट पक्का आएंगे 2019 से ज्यादा, मतलब 99% चांस। हाँ, वैसे मुझे तो एक स्टेट नहीं है केरला को छोड़ के जहां पे बीजेपी ने बीजेपी हैज बीन लुक्ड एज एन एंटी पार्टी। केरला में तो स्ट्रेटेजिक अलायंस हो जाता है कम्युनिस्ट, यूडीएफ और एलडीएफ में, इसीलिए ये लोग सीट्स नहीं कन्वर्ट कर पाते। बट अपार्ट फ्रॉम केरला आई एम नॉट सीइंग एनी स्टेट। पंजाब तो इज बीन अ मिसफॉर्च्यून फॉर देम बिकॉज ऑफ देयर पास्ट रॉन्ग डिसीजंस बिफोर 2014। अगर वो अकाली के साथ में अलायंस बहुत पहले छोड़ देते तो आज की तारीख में पार्टी खड़ी हो जाती। अब आज वो पार्टी इतनी खड़ी नहीं हुई है, तो मोदी जी के मैसेज को पहुंचाने के लिए आपको बेस वोट चाहिए। वो बेस वोट आपको बिल्ड करना पड़ेगा, तो वो तो या तो अलायंस के साथ आता है या फिर आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है। चॉइस आपकी रहती है। चलिए, तो ये आपका तेलंगाना का ये आपका ये लग रहा है, और महाराष्ट्र में आप पहले ही कह रहे हैं कि वो मेरा लॉजिक सिंपल है 40 से ऊपर आएंगी। संजय जी, मेरा लॉजिक सिंपल है और मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स सिंपल है। मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर या तो एक तरफा जीतता है, एक तरफा हारता है। वो बीच बीच का नहीं करता, बिट्स उधर ये वो वही सीट्स नहीं कन्वर्ट कर पाता जहां उसका बेस वोट नहीं होता है, उसका संगठन नहीं होता। मोदी जी 2014 के अंदर 90% सीट जीते थे 60% ज्योग्राफी से। 2019 के अंदर उनका जनाधार और बढ़ा, वोट शेयर भी बढ़ा और ज्योग्राफिकल बेस भी बढ़ा। अब उनका ज्योग्राफिकल बेस 2019 से भी ज्यादा है। 2014 में एक एंटी इनकम्बेंसी वोट था, होप का वोट था, वन वर्ड होप। 19 में डिलीवरी का था। अब लोग आनंद में हैं, लोगों में कंफ्यूजन की संभावना ही नहीं है। लोगों को पता है ऑपोजिशन आ ही नहीं सकती है। तो जो हाशिए में भी आदमी होता है वो अपना वोट वेस्ट नहीं करता है, उसको वोट मोटिवेशन एंटीजम में है ही नहीं। तो अगर कुछ डिसकंटेनमेंट लेवल भी होता है तब भी वो पीएम की तरफ में आ जाता है। अरे जयंत चौधरी जैसा आदमी भी आ गया, जो कल तक आरजेडी जो बीएसपी सपा के साथ महागठबंधन में लड़के भी 0 सीट लाए, वो भी जाके चौधरी चरण सिंह जी को जब से भारत रत्न दिया वो बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी को फर्क पड़ता नहीं, 3 सीट आरएलडी को, 2 सीट आरएलडी को एमपी में की दे देंगे, एक आपकी राज्यसभा दे देंगे, एक एमएलसी दे देंगे, हो जाएगा उसमें काम।
सिंपल एज दैट। बागपत, मुझे लगता है बागपत और ये वाला कुछ बेल्ट की तो दे देंगे। बागपत और बिजनौर की बात चल पर लोग इसमें एक चीज नहीं समझ रहे कि आरएलडी के साथ गठबंधन करना वेस्टर्न यूपी के सिर्फ जाट की बात नहीं है, वो हरियाणा के जाट्स को एक मैसेज देने का है, जहां पे इनको असेंबली लेवल में दिक्कत हो सकती थी। इनने एक मैसेज बहुत बड़ा हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट से दिया है, नॉट जस्ट वेस्टर्न यूपी जाट। आरएलडी नीड्स बीजेपी मोर देन बीजेपी नीड्स आरएलडी। लोग कह रहे हैं इंटरनल भाजपा के सर्वे हैं कि उनको 5-6 सीट्स का नुकसान हो रहा है। ऑल ऑफ दीज आर ओनली लुक फ्रॉम द कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू। Modi point of view, today also in Lok Sabha all the Jats will go ahead and vote Modi, particularly after Ram Mandir. तो देखिए पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जाटों में तो 30-40% तो वैसे भी वोट पिछली बार कर ही भी था दिए थे। वही, और जब अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से हार गए इससे बड़ी बात क्या चाहिए। और जयंत खुद बागपत से हार गए, करेक्ट, और उसके पहले मथुरा से हार गए, करेक्ट, तो ये तो इनकी सक्सेसिव डिफीट्स हो चुकी है। यस, सत्यपाल मलिक ने 2 बार, एक बार बाप को हरा दिया, दूसरी बार बेटे को हरा दिया, करेक्ट। तो इसलिए इनका तो कोई स्टेक है नहीं, बल्कि मैं तो आई फील बैड फॉर सत्यपाल मलिक, भाई उसको जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे ये, लेकिन ठीक है कहीं और एडजस्ट कर देंगे वो, क्योंकि वैसे भी उनको मंत्री पद तो संजीव बालियान को ही मिला, सत्यपाल सिंह को नहीं मिला। तो यूपी तो वो तो अलग ही लेवल पे है। यूपी बीजेपी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। वेयर द वोट शेयर इज गोइंग टू गो, इट इज गोइंग टू हिट द रूफ। It will hit the roof. I agree with you. Fully it will hit the वहाँ roof. पे एडिशनल फैक्टर योगी का भी है, Fully. वो जो है मंदिर बन गया, बहुत बड़ी बात है। और गांव से लोग आ रहे हैं, पहले हफ्ते के अंदर ही 500,000 लोगों से ज्यादा ने दर्शन कर लिए थे। तो ये समझ नहीं पा रहे कि क्या हो गया। अभी अयोध्या में राम मंदिर की डिबेट पे ऑपोजिशन कोई नेता जो खुल के डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी पॉलिटिक्स का जो कंपल्शन है वो इनको राजनीतिक हाशिए पे ला चुकी है, एंड दे नॉट एबल टू लुक फॉरवर्ड कि हाउ इज द कंट्री चेंज्ड, व्हाट इज द न्यू वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स, दैट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए इनको कुछ नहीं हो पा रहा है इनका। वो ऐसा हुआ ना कि पहले जो था इनका पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम था वो मीडिया को कंट्रोल कर लेता था, लेकिन जब से मीडिया डेमोक्रेटाइज हुआ Yes. है इंटरनेट के आने के बाद से, यस, तो वो जो सारी की सारी जो जिनको हम सबऑल्टर्न वॉइसेस कहते हैं, वैसे उसमें मीडिया के परिप्रेक्ष्य True. से हम और आप भी सबऑल्टर्न वॉइस ही थे। करेक्ट। अब मेन स्ट्रीम वॉइस हो गए। अब हम उनसे ज्यादा यस, आज संजय दीक्षित की पॉडकास्ट को ज्यादा लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। आप चेक कर लो अपने यूट्यूब व्यूज, आप देख लोगे किसी भी बाकी चीज से। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, संजय जी, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मोदी जी प्रधानमंत्री मीडिया की वजह से नहीं बने, मोदी जी प्रधानमंत्री मीडिया के बावजूद बने, जनता की वजह से बने, हॉस्टाइल मीडिया एनवायरनमेंट पे बने। ये ही सच्चाई है। जिसको लग रहा है मोदी जी इसलिए प्रधानमंत्री बने कि मीडिया उनको दिखा रही है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। मीडिया तो बहती गंगा में हाथ धो रही है अब, बस आज की डेट में। आज हर व्यक्ति एक भक्त पत्रकार क्यों बनना चाहता है? इसीलिए बनना चाहता है कि उसको पता है कि जनता के अंदर वो समय इनका को, आपको क्या लगता है दिल चेंज हुआ है? कोई दिल नहीं चेंज हुआ है। ये सब इनको आप 2-2 पैक पिला दो, उसके बाद ये क्या क्या बातें करेंगे इनको आपको ही पता चल जाएगा ऑफ द कैमरा। आप समझ रहे हैं? कोई नहीं है आप सोचो कि कन्वर्टेड आ गया, कुछ नहीं चीज हुआ है। जो जिसका डीएनए एंटी सनातन है उसका डीएनए एंटी सनातन ही है। अपनी नौकरी की कंपल्शन की वजह से वो ये सब बातें कह रहा है। आप एक 3 तरीके के नेशनलिस्ट हैं इस देश में, अपॉर्चुनिस्ट नेशनलिस्ट, दूसरा जिनको मैं कहता हूँ अवसरवादी राष्ट्रवादी, दूसरे मैं कहता हूँ राष्ट्रवादी बाय डीएनए, जिनका डीएनए राष्ट्रवादी है, और तीसरा मैं कहता हूँ कंपल्सिव, मतलब सिचुएशंस के हिसाब से कन्वर्टेड नेशनलिस्ट, जिनको मैं कहता हूँ कि जो नौकरी की वजह से, इन सब की वजह से बदले। आप एक राष्ट्रवादी बाय डीएनए हो, कल को कोई दूसरा भी चीज तब भी आप जो सनातन के रिस्पेक्ट में विचारों को नहीं बदलोगे। इनका क्या है, इन 8 साल पहले कुछ और, 10 साल पहले, 11 साल पहले कुछ और बोलते थे, आज कुछ और 10 साल बाद कुछ और बोलेंगे। इसीलिए क्रेडिबिलिटी एट द लोएस्ट है। आप समझे? तो मोदी जी प्रधानमंत्री, मैं भी इंक्लूडिंग अपने आप को सबको कहता हूं, मीडिया के बावजूद बने हैं। आज अगर एक मीडिया का व्यक्ति उनके पक्ष में बोलना बंद कर देगा, 10 नए खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जनता का माहौल ये है। मोदी जी डायरेक्ट जनता से संवाद करते हैं, मीडिया को इंटरमीडियरी बना के संवाद नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। लोग कहते हैं यार टीवी मीडिया अगर कल को अलग हो जाए, ओके देख ले टीवी मीडिया अलग, आ जाए रेटिंग, मान ले जनता का समर्थन। ऐसे कई पत्रकार थे ना एनडीटीवी के, जिनने सोचा था हम सत्ता बदल देंगे, जिनने सोचा था कि हम हमारे हिसाब से देश चलता है। क्या हो रहा है उनका आज? अरे देश जनता चलाती है और जनता के मंतव्य के हिसाब से नेता काम करता है। मीडिया को सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करना होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अभी मैंने कल एक वीडियो किया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट बदल रहा है।
यस, मुझे अच्छी तरीके से याद है। पर्टिकुलरली आपने शायद से यूएपीए को लेके किया था, जिसमें चंद्रचूड़ ने जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने बोला था कि डिले इन हियरिंग ऑफ द बिल इन अ यूएपीए केस कैन नॉट बी लुक्ड फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब जो हम बात कर रहे थे कि सभी लोग नेशनलिस्ट होने लगे हैं, यहाँ तक कि जुडिशरी में भी कुछ इस तरह के लक्षण दिखने लगे हैं। बहुत सारे हमारे जो भाईजान लोग हैं वो तो सीधे सीधे आजकल अक्यूज़ कर रहे हैं कि भाई ये जुडिशरी जो है ये भी जो भाजपा के लाइन पे चलने लगी है। इनके जो है वो कई सारे इन्फिल्ट्रेट कर रखे हैं मैंने ग्रुप्स और अकाउंट्स, तो उनमें सब में यही बात चलती है, दे आर डीपली डिसअपॉइंटेड विद द जुडिशरी। पता नहीं क्या चाहते थे। तो भाई जुडिशरी भी रहती तो आखिरकार इसी सिस्टम में है, वो हवा पानी वो तो सारा जो बाकी और लोगों को मिलता है वही उनको मिलता है, तो थोड़ा बहुत तो जो भी चल रहा है हवा में तो उससे भी तो अफेक्ट तो जुडिशरी भी होगी ही होगी। लेकिन एक जो स्थान जो है वो बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं हो रहा है ऐसा लगता है, वो है बंगाल। तो वहाँ की जो राजनीति जो अलग किस्म की जो चल रही है, और वो लगभग मैं कह रहा हूँ 60 के दशक से चल रही है, हिंसा वाली, हिंसा जोर ज़बरदस्ती, वो बिल्कुल बदल नहीं रही है। और भाजपा इतना आगे बढ़ गई, 40% तक उन्होंने वोट शेयर ले लिया लोकसभा में पिछली बार भी, लेकिन वहाँ कुछ परिवर्तन होते नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है क्या कि इस बार कुछ परिवर्तन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे छोड़ सकती है ममता दीदी को इस बार? पॉसिबिलिटी को मैं डिनाई नहीं कर सकता, पर पॉसिबिलिटी को सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि बंगाल के अंदर बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अगर वो टिकट रिपीट करते हैं तो वे बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। उनको अपने कैंडिडेट्स का टिकट बदलना पड़ेगा, और काफ़ी का बदलना पड़ेगा एमपीज लेवल पे। बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे उन लोगों ने काम नहीं किया, उनके एमपीज ने जितना करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी और ग्राफ बढ़ा है, पर उसके साथ में दूसरा एक सी है, दैट इज द कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। ये बाकी राज्यों जैसा नहीं है जहाँ पे कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, यहाँ कैंडिडेट भी मैटर करेगा। सो बीजेपी क्या ममता बनर्जी को पीछा छोड़ सकती है? हाँ, पर क्या उसके लिए बाकी फैक्टर्स बिल्कुल इरेलेवेंट होंगे? नहीं, कैंडिडेट से मैटर करेंगे, टिकट सिलेक्शन मैटर करेगा, बूथ आखिरी समय पे पोलिंग बूथ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है बंगाल में, ये सब बहुत मैटर करेगा। साउथ 24 परगनाज, इन सब में डेमोग्राफी बीजेपी को सूट नहीं करती है। तभी मैं कहता हूँ डेमोग्राफी किसी भी देश की डेस्टिनी होती है। वहाँ जहाँ 40% मुसलमान है, 35% मुसलमान है, वैसी सीट्स पे बीजेपी कुछ भी नहीं कर सकती है। तो वो सीट्स तो डायरेक्टली ममता बनर्जी के पाले में ही जाएगी। जहाँ डेमोग्राफी प्रोपोर्शनेट है, या जहाँ डेमोग्राफी एक तरफा स्क्यूड नहीं है सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के पक्ष में, वहाँ बीजेपी अच्छा कर सकती है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ बंगाल के अंदर अच्छा कर सकती है, पर वहाँ पे भी उनको कैंडिडेट्स बदलने पड़ेंगे। तो इस बार बीजेपी का बंगाल के अंदर प्रदर्शन इस बात पे भी आधारित होगा कि कितने कैंडिडेट्स बदले जाते हैं। इस बार उनको एडवांटेज ये है कि पिछली बार कांती, तमलुक और मेदिनीपुर वाला जो इलाका है उनके पक्ष में नहीं था, इस बार शुभेंदु के बाद आने के उनके पक्ष में हो गया है। पर साथ में अब झारग्राम के अंदर उनकी स्थिति पिछली बार जितनी मजबूत नहीं है। पुरुलिया में दे आर डूइंग फाइन, साउथ 24 परगना में दिक्कत है, ये मथुरापुर, बैंगॉन, इन सब वाले इलाके में अच्छा कर सकते हैं। नॉर्थ बंगाल के अंदर इस बार टिकट बदलेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। बीजेपी कैन कम ओवर ममता, बट कैंडिडेट्स विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल डिसाइड विच वे इट स्विंग्स, अर्ली डबल डिजिट और क्रॉसिंग द 18 सीट्स मार्क। क्या सीए लागू होने से कोई अंतर पड़ेगा? क्योंकि पिछली बार हमने ये देखा था कि असेंबली इलेक्शन में सीए लागू नहीं होने का अंतर पड़ा था। वो पड़ सकता है, जो मथुआ ग्रुप था वो इनसे अलग हो गया था। बिल्कुल पड़ सकता है। मथुरापुर, बैंगॉन, कृष्णानगर, इन सब के इलाके में इनको सीए लागू करना पड़ेगा, ओवरऑल करना चाहिए। रूल्स आने वाले होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी बोला है। सो यस, प्रभाव पड़ेगा ये डेफिनेटली। देखिए बंगाल की पॉलिटिक्स जो है उसमें आपको समझना होगा, बंगाल की पॉलिटिक्स में कोई भी दूसरी पार्टी, पर्टिकुलरली बीजेपी, एक दूसरी पार्टी से कम्पीट कर रही है जिस पार्टी के पास 30% मुस्लिम वोट का सपोर्ट है। अनऑफिशियली वहाँ पे 30-35% मुस्लिम वोट है। तो आप एक ऐसे इलेक्शन में आते हो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की नहीं होती है। तो इसीलिए वो कई सीट्स जो होती है उसमें से आप मान लो असेंबली, लोकसभा असेंबली में क्या होता है 290 प्लस सीट में से आप 80 सीट 70 सीट आपको 70 सीट्स हटानी पड़ती है।
तो आपको 70 सीट वो हटानी पड़ती है, तो 220 230 पे जब आप लड़ रहे हो उसमें से आपको 160 का कन्वर्जन करना होता है, ना कि वही दूसरी पार्टी जो है वो 290 की 290 में कर रही है, जिसमें उसको 70 सीट का 60 सीट का गेन मिल जाता है बिकॉज ऑफ दी एक तरफा एन ब्लॉक वोट ऑफ दी सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी विच इज द मुस्लिम्स। लोकसभा के अंदर बीजेपी इस बार अगर लागू करती है सीए का तो एटलीस्ट उनको मतुआ वोट जो है एक तरफा मिल सकता है। सो बीजेपी कैन सरप्राइज पीपल इन बंगाल प्रोवाइडेड उसका कैंडिडेट टिकट सिलेक्शन उसकी स्ट्रेटेजिकली दे आर फाइन विद इट। हवा हवा में सिर्फ नहीं होगा। पिछली बार मुस्लिम हेवी सीट्स लाइक उत्तर मालदा ये भी बीजेपी ने जीती थी। अब इस बार उत्तर मालदा रानीगंज जी ये 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उत्तर मालदा में क्या हुआ था संजय जी की जो मुस्लिम वोट था वो थोड़ा सा स्प्लिट हो गया था। इस बार मुस्लिम वोट पूरा इस बार प्योर बाइपोलर इलेक्शन होने वाला है, तो मुस्लिम वोट इस बार शिफ्ट होने के चांस कम है। कांग्रेस को वो एक तो अधीर का इलाका का जो मुर्शिदाबाद है और एक और सीट है जहाँ पे एक फैमिली लड़ती है, वो 2 सीट्स में कांग्रेस अच्छा कर सकती है। उसके अलावा डोंट थिंक दैट इट विल बिकम पिछली बार दक्षिण मालदा और बरहामपुर ये 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। करेक्ट। तो दक्षिण मालदा के अंदर कोई गनी खान चौधरी वाली जी है और इधर में अधीर वाली बात है। तो उसके अलावा बाकी में जो सीट्स हैं उन सब पे टीएमसी वर्सेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट होगी। सुनने में आ रहा है शायद से कि क्या अगर अभिजीत गंगोपाध्याय को अगर लेफ्ट खड़ा कराए अगर किसी भी सीट से तो फिर वो इलेक्शंस के डायनामिक्स को चेंज कर सकती है। देखिए एनी ग्रोथ ऑफ लेफ्ट will be disadvantageous for the BJP. BJP would want a pure bipolar election in Bengal. That is when the anti-TMC vote will consolidate. Secondly, मैं ये वंडर करता हूँ कि अभी तक अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ there are so much solid evidences which are there, and I have seen documents in private which is there, whatever were available to journalists to see. And my wisdom tells me it's a very strong case. But they have not acted still against Abhishek Banerjee. I don't know what stops them to act against him. Because till the time Bengal ki politics is a politics of bal, politics of shakti. It's not a politics of compromise. It's not a politics like any other place. So you have to take your opponent head on. And when particularly such a solid case is there, why have you not acted is something which you only know. So it again question, if you remember कि पिछली बार भी चल रहा था असेंबली इलेक्शंस के लिए कि अभिजीत बैनर्जी के खिलाफ एक्शन होगा पर फिर एकदम से वो ठंडा हो गया था। तो ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास प्रूफ है क्या उस पर एक्शन होगा कि नहीं होगा। दैट विल आल्सो बी अनुव्रत मंडल के खिलाफ तो हो गया। आप उससे आप देखो, आप अनुव्रत मंडल के खिलाफ हुआ, अब बोलपुर में तो मुसलमान पॉपुलेशन ज्यादा है वो नहीं, पर बीरभूम में इसको आपको फायदा होगा, आसपास के इलाके में इसको फायदा होगा। आपको बंगाल के जो स्ट्रॉन्ग देखो, बंगाल में अनुव्रत मंडल पार्थ ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग है जो ममता के आजू बाजू ममता ने बिल्ड किए उन सब रीजन्स के अंदर पॉलिटिक्स को करने के लिए और रिसोर्सेज को गैदर करने के लिए। जब वो आप कटे तभी जाके आप मजबूत हो पाओगे। अब कैच ये है कि इस बार आप किस तरीके से लड़ोगे। आप ऐसा मत सोचो कि बस हवा बन जाएगी और बंगाल में चुनाव जीता जाएगा, ऐसा नहीं होता। बंगाल के चुनाव में हवा के साथ में पोलिंग बूथ मैनेजमेंट, कैंडिडेट्स, ये सब बहुत मैटर करते हैं। आई हैव स्टेड इन बंगाल इन एंड आउट। 2021 के असेंबली इलेक्शन में 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जहाँ वोटिंग प्रतिशत 5.5% कम था ओवरऑल एवरेज वोटिंग परसेंटेज, और उस 4 की 4 डिस्ट्रिक्ट साउथ 24 परगना के इलाके के आसपास की आती थी। सो इट वॉज वेरी क्लियर दैट दे मैनेज द बूथ मच बेटर। सो ये बहुत क्रिटिकल होगा लोकसभा के अंदर भी, ये आप समझिए। सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस के प्लेसमेंट से बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है। इट इज मच मोर देन दैट। दिस आई हैव लर्न्ड बाय एक्सपीरियंस। शुभेंदु अधिकारी इसके आने से कोई फायदा असर पड़ेगा? 100% फायदा है। पिछली बार मैंने कहा था कि शुभेंदु विल इंश्योर कि ममता बनर्जी लूजेस फ्रॉम नंदीगढ़ 21 में, पब्लिकली कहा था, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, पर मैंने बूथ वाइज किया था। जो पूरी वेस्ट मेदिनीपुर की जो बेल्ट है, वो जो पूरा तामलोक कांती इन सब के इलाके, वहाँ पिछली बार टीएमसी जीती थी, इस बार बीजेपी वहाँ पे 3 सीट्स का उसको एडवांटेज मिल जाएगा मिनिमम। तो शुभेंदु के आने से क्या फायदा हुआ है? हाँ हुआ है। लेकिन शुभेंदु केवल अपने ही इलाके में जिता पाएंगे या कि बंगाल के दूसरे इलाकों में भी अंतर पड़ेगा? बंगाल के सभी इलाकों के अंदर वोट तो मोदी जी के नाम पे ही पड़ेगा, और शुभेंदु और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे एकजुट के एक यूनिट के रूप में काम करना पड़ेगा। तो कैंप्स जो हैं वो कम होने पड़ेंगे। पिछली बार तो दिलीप घोष अलग थे, मुकुल रॉय अलग थे, और दिलीप घोष वर्सेस मुकुल रॉय का अलग इस बार भी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई कैंप्स हैं, सुकांतो का है, शुभेंदु का है, नौलोफिर का है, पर अल्टीमेटली मुझे लगता है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप में
इतना विजडम तो नहीं, इतनी पावर है कि वो सबको एक रूफ के अंदर इलेक्शंस के पहले ले आए, क्योंकि मोदी का चुनाव है। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज वहाँ सुनील बंसल है। अमित शाह ही इनडायरेक्टली सब कुछ देख रहे हैं, मेरी समझ ये कहती है। सुनील बंसल मीन्स अमित शाह। अमित शाह। सुनील बंसल हैज द चार्ज ऑफ 3 very important states, आंध्रा, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना एंड बंगाल। ओके। पंजाब भी दिया था ना पहले? पंजाब अभी नहीं है इतना मैं जानता हूँ, बट उड़ीसा, बंगाल एंड तेलंगाना, उड़ीसा एंड बंगाल बोथ बीजेपी विल डू बेटर, एंड बंगाल also they can do very good. उड़ीसा एंड And Telangana, yes. Bengal is an election to watch out for. ओके। नहीं, कई लोग जो हैं वो नीचे से हमें फीडबैक दे रहे हैं कि साहब कि दिस इज गोइंग टू बी द ब्रेकआउट इलेक्शन इन द सेंस कि जैसे कि 2009 के इलेक्शन में ममता वेंट अहेड Possible. ऑफ कांग्रेस ऑफ सीपीएम, उसी तरह से इस बार बीजेपी could go ahead of Absolutely possible. Absolutely possible. There is a huge probability for it. But why cannot I say with certainty, Sanjay ji, is Bengal mein you can't say this with certainty till the time you declare candidates or make an intention of changing candidates. What about Bhadralok? This time I'm seeing in the Bhadralok also there is some change which is taking place. There's some change which is taking place. जो कलकत्ता के आसपास का लग, some change which is taking place. Mamta is at her weak footing now. Yes, in the Lok Sabha. It is for BJP to grab. Because I have stayed in Bengal a long time और वहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई बिना भद्रलोक के आप कोई भी इलेक्शन वहाँ नहीं जीत सकते, क्योंकि वो ओपिनियन शेप करते हैं। अब वो धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, और मेरा तो बंगाल एक सेकंड घर के रूप में ही है, which is the thing. I am a Jamai from Bengal, so I know the state very very well. The issue with BJP is not that public does not want it. Public definitely wants it, but the BJP has to be united there to make it happen. You cannot think that just Modi ji has come, हवा हो गई. You have to deliver मोदी जी के कल्ट को, कैरिज्मा को, वोट की एबिलिटी को आपको डिलीवर करना होगा बाय प्रॉपर एंड टू एंड पोलिंग बूथ मैनेजमेंट. वो बहुत जरूरी है बंगाल में. ये इस इलेक्शन को थोड़ा सा बंगाल के स्टेट को डिफरेंट बना देता है. उड़ीसा में भी बीजेपी इस बार पिछली बार से अच्छा करेगी. हाँ, वैसे तो उड़ीसा में फ्रेंडली पार्टी है. फ्रेंडली पार्टी है. वो असेंबली में मुझे लगता है नवीन विल कम बैक वन वे, और इधर आप देखेंगे कि बीजेपी विल डू बेटर. ओके, तो अब बचता है पंजाब, और पंजाब भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लियर है. तो 2 बिल्लियों की लड़ाई में क्या बंदर का कोई चांस है? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कि बीजेपी का ही बहुत ज़्यादा चांस है. वहाँ पे बीजेपी अभी भी स्टिल डोमिनेटिंग पार्टी नहीं है. ये सच्चाई है ग्राउंड की. अब उन्होंने खुद को ही पीछे रख रखा है पिछले 40 साल 50 साल से. करेक्ट, अकाली के साथ में. अब देखिए संजय जी, इसको मैं रिलेट करना चाहूँगा पंजाब को. ये क्या कांग्रेस 40 सीट से नीचे रहेगी? इसमें अगर कांग्रेस की 8 सीट्स थी पिछली बार, मान लो इसमें 5 सीट पे भी अगर आम आदमी पार्टी डेंट कर देती है, तो विच मीन्स कांग्रेस को यहाँ 5 सीट का नुकसान हुआ. और मान लो केरला में भी 5 सीट का नुकसान हुआ, तो 10 सीट यहाँ कम हो गई. और अगर एक भी तमिलनाडु में तो इस बार वो उनको 8 सीट जिन्होंने जीती थी उतनी तो मिलने वाली ही नहीं है. तो फिर कांग्रेस तो 40 से नीचे की स्थिति दिख रही है. मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कांग्रेस लेस देन 40. ये तो ममता बनर्जी ने कह दिया था और इसको रिपीट किया है नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में. ममता बनर्जी इज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन एंड अ जमीनी पॉलिटिशियन. आई गिव हर कंप्लीट क्रेडिट. वो अपनी मेहनत से जो पाया ममता ने पाया एज अ पॉलिटिशियन, इफ आई लुक एट हर. सो उनको भी पता है कि जमीन राहुल के पास है नहीं. मम्मी के कंधे पे कब तक रह के चलाया जाएगा ना. राजनीति ऐसे तो नहीं होती है. ममता ने तो लाठियां खाई हैं, इंजर हुई है, अपनी पार्टी को खड़ा करा है, मेहनत से खड़ा किया है. तो उनको पता है कि यार ये तो राजनीतिक लाइट वेट आदमी है, इसके साथ मैं क्या कर लूंगी करके. यू नो, सो शी ऑल्सो नोज कि राहुल का कुछ नहीं है इस वक्त स्थिति. सो मेरा मानना ये है संजय जी कि 40 अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी डेंट करती है और बीजेपी भी मान लीजिए अपनी सीट्स को रिटेन कर लेती है, इसका नुकसान सिर्फ एक ही प्लेयर का है, कांग्रेस. एनी शिफ्ट इन पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब, द स्टोरी इज नॉट हु इज द गेनर, द स्टोरी इज नॉट हु इज गेनिंग, द स्टोरी इज who is the biggest loser, and the answer is Congress, because there BJP last time also, if गुरदासपुर और एक और सीट उनके पास थी, गुरदासपुर होशियारपुर 2 सीट थी, तो उनका क्या फर्क पड़ रहा है? 2 का 1, 2 का 3, 4 जो भी होगा, इट्स अ गेन और इट्स नॉट अ बिग स्विंग. बट फॉर कांग्रेस, इफ इट goes from 8 to 3,
8 to 4, this 4 will matter a lot because कांग्रेस का कहीं जनाधार लार्जेस्ट इलेक्शंस के अंदर स्टेट्स में है ही नहीं. कौन से स्टेट में मुझे आप बताओ कांग्रेस का जनाधार है? केरला को छोड़. राजस्थान में है. देखो वो जो जनाधार है वो हमेशा कांग्रेसी का ही है. 10 से 11 करोड़ लोग हर साल हर लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को वोट कर रहे हैं. 2009 में भी किया, 14 में भी किया, 19 में भी किया. पर बीजेपी का वोट 7 करोड़ 80 लाख से बढ़ के 22 करोड़ हो गया. 15 करोड़ एडिशनल. इस बार भी जो एडिशनल वोट है ज्यादा बीजेपी को पड़ेगा. ये मोदी वोट है. 95 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं इस बार. पिछली बार 91 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे. वो 5 करोड़ और एडिशनल एलिजिबल वोटर्स हैं. तो कांग्रेस को जो सदियों से वोट कर रहे हैं वो कर रहे हैं. उससे चुनाव तो नहीं जीता जाता ना. उससे कोई एडिशनल वोट तो होता ही नहीं. नहीं, आपने कहा बेस कहाँ है, तो बेस तो ये छोटा बेस है बस. ये जो लेकिन यहाँ लोकसभा में ये हार रहे लगातार. हार रहे. एक भी सीट नहीं मिल रही है इनको. इस बार भी तो है, क्योंकि जब आपके पूरे रिसोर्सेज, आपकी पूरी एनर्जी राहुल गांधी को रीलॉन्च करने में और पीआर करने में ही होगी तो चुनाव कैसे जीतोगे? और अगर इतना पीआर हुआ अच्छा तो राहुल को डिक्लेयर क्यों नहीं करते प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट में? तो समझ ही नहीं पाया ऐसी पार्टी. पैसा लगाओ भारत जोड़ो में, पैसा लगाओ राहुल के पीआर में, पैसा लगाओ राहुल के आसपास घूमने में, डिक्लेयर करना पाओ राहुल को प्राइम मिनिस्टर. तो फिर क्या है? मजाक चल रहा है ये. मुझे तो लग ही रहा है मजाक चल रहा है. अरे कोई मीडिया चैनल में किसी को ब्रांडिंग करने के लिए किसी फेस को आप डालोगे, उसी को फेस बनाओगे ना. पैसा लगाया एक फेस पे और उसके उस फेस को फेस नहीं बना रहे हो, किसी और को भी फेस नहीं बना रहे हो, तो चैनल तो डूबेगा ही ना. ये बात करते हैं जो मोदी जी आगे के लिए बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि कालखंड बदल रहा है. ये उन्होंने अयोध्या में कहा और लगातार ये कह रहे हैं कि भाई ये जो काल चक्र है, कालखंड बदल रहा है. और कालखंड बदल रहा है और साथ में ये भी कहा कि हम बड़े बड़े निर्णय करेंगे तीसरे टर्म में. तो ये बड़े बड़े निर्णय क्या होंगे, क्या सोचते हैं? मेरा तो मानना पहले कि एक सबसे जो कोर पिलर होने वाला है पीएम के पूरे थर्ड टर्म का, वो होगा इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना. मुझे लगता है उनकी प्रायोरिटी 1 वही होगी. और उसके लिए उनको जो भले वो लेबर रिफॉर्म्स करना हो, भले वो इंडस्ट्रियल कोड लाना हो, ही विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू मेक इट हैपन इन द पैराफेरनेलिया ऑफ द लॉ. मैं पहले कहूँगा. अब अगर मैं आइडियोलॉजिकल बात करूं और जो लॉन्ग टर्म बातें इस देश के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें बात करूं, पहला मेरे हिसाब से जो होगा कि क्या वक्फ एक्ट जो है, वक्फ एक सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर रहा है. इट्स अ लैंड माफिया. इट्स अ लैंड माफिया. आफ्टर रेलवेज, आफ्टर आर्मी, सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है. उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, अगर क्या करा जाएगा, दैट इज नंबर 1. नंबर 2 इज की डीलिमिटेशन जो होने वाला है उसके बाद में किस तरीके से उसका परिवर्तन आएगा. तीसरा, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे पुनर्विचार किया जाएगा, दैट इज पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4, मुझे लगता है कि इसके साथ में काशी और मथुरा, क्या इसके प्रति और ज्यादा जनभावना बिल्ड होगी और केस और प्रगति के साथ में होगा, ये भी विचार करने की बात है. सो एक तो मेरे हिसाब से जो कोर पिलर होने वाला है. क्या काशी मथुरा मैनिफेस्टो में आ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है. आ सकता है, कभी ना कभी तो आएगा. पालमपुर कब होगा वो देखना होगा. हो सकता है, जरूर. क्या पता मैनिफेस्टो में आने के बजाय के बगैर ही वो चीज कर दें. मैनिफेस्टो में आए बगैर ही वो चीज कर दें. यू नेवर नो. अभी के लिए तो मैनिफेस्टो इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज मोदी विल कम अप विद सम एक्शन प्लान और रोड मैप. पर इसके साथ में एक और मेरे हिसाब से करने की जरूरत है कि क्या जैसे भारतीय न्याय संहिता आई है, क्या विल ही गो फॉर सम काइंड ऑफ वेरी सॉलिड ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, व्हिच आई डाउट. विल ही गो टुवर्ड्स इंश्योरिंग की जो केस की पेंडेंसी है कोर्ट्स के अंदर, इज दैट समथिंग व्हिच गोज अवे? क्या जुडिशियल रिफॉर्म हो सकता है? दैट इज द होल क्वेश्चन. मुझे लगता है हाँ. देखिए एनजेएसी तो हो नहीं पाया, वो नहीं होगा. पर मुझे लगता है कि जुडिशियली या जुडिशियल रिफॉर्म्स में एटलीस्ट ही विल गो फॉरवर्ड टू सिचुएशन ऑफ इंश्योरिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस नियर टू नेग्लिजिबल. नहीं देखिए जुडिशरी में कोई भी रिफॉर्म जो है बिना जुडिशरी के कोऑपरेशन के नहीं हो सकता. उसमें तो जो पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें जुडिशरी हैज टू बी इन्वॉल्व, दे हैव टू बी ऑन बोर्ड. करेक्ट. दे हैव टू एक्चुअली गिव देयर कंसेंट, उनका वीटो किसी भी जुडिशरी रिफॉर्म पे. आज तक आप जुडिशरी को ये नहीं करवा पाए कि वो अपनी एसेट्स डिक्लेयर कर दें. वेरी आज तक वो अपनी एसेट्स जुडिशरी वाले नहीं डिक्लेयर करते. आई एग्री. तो ये जो है ये कैसे इंश्योर करेंगे? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आज तक नहीं करवा पाए. I believe that. I have no answers to that, but there should be a debate on it for sure.
For example, shouldn't there be a debate that who's a minority in this country? इसकी एक definition होनी चाहिए. क्या second largest majority should be the minority और genuinely जो जिनकी percentage 5% से कम है वो minority होनी चाहिए. देखिए AMU का अभी जो केस चल रहा था, 7 जज बेंच बैठी हुई थी और वो रेफरेंस चल रहा था अजीज बादशाह के 5 बेंच जजमेंट जो है 1968 का, तो उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था. और कौन पूछ रहा था? तुषार मेहता, द सॉलिसिटर जनरल. अब ये सरकार को पूछना चाहिए या सरकार को स्वयं डिफाइन करना चाहिए? क्या पता कि सरकार पूछ रही है, इंडिकेट कर रही है कि आगे चल के हम डिफाइन करेंगे, वो भी सकता है. तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है संजय जी. मेरा ये पूर्ण रूप से मानना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, इट हैज टू बी कॉल्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी. The benefits of minority rights have to be proportionately shared in the minorities. It cannot be monopolized by one sect of the minority. नौ states ऐसी हैं जहाँ पर हिंदू minorities हैं and they are not getting the minority benefits. Correct. जम्मू कश्मीर में सब कुछ होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के कमिटमेंट के बाद भी, minority benefits are going to the majority. That is the local majority, that is to the Muslims. True. तो ये तो फिर इसके लिए तो कोई आपको ये तो सरकार की इच्छा शक्ति की बात है ना केवल. मुझे लगता है होगा आज नहीं तो कल. आई डोंट डाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी इच्छा शक्ति, उनसे ज़्यादा इच्छा शक्ति वाला लीडर पैदा ही नहीं हुआ है, और ना शायद होगा. तो होगा, देयर इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. एक और आप मेरे दिमाग में पॉइंट जो मैं मेंशन करना भूल गया, मुझे लगता है कि UNSC की परमानेंट मेंबरशिप हिंदुस्तान को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 3rd टर्म में मिल सकती है. That is something which I feel will be a very, very big priority, which will be hugely historic. So, Nehru... वो मिल सकती है, but for that US has to become weak. But I believe that will be also... कोई कुछ भी कहे, आप चाइना को ब्लेम कर सकते हैं, आप X को ब्लेम कर सकते हैं, Y को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको इस समय नहीं मिल रही है तो वो केवल और केवल US के कारण नहीं मिल रही, क्योंकि US नहीं चाहता ना. US चाहता है कि भाई हमने चाइना को स्ट्रॉन्ग किया और वो हमारे गले पड़ गया, और चाइना तो कम से कम फिर भी डिक्टेटोरियल था तो उसको हम मैनेज कर ले रहे. लेकिन इंडिया अगर डेमोक्रेटिक इंडिया अगर पावरफुल बन गया, हमारे काबू आ नहीं रहा है. कोई नहीं रोक सकता इंडिया को. मोदी जी काबू आ नहीं रहे किसी के, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे ले जा रहे हैं. नेशनल इंटरेस्ट को आगे. पर मैं top 3 But definitely there will be a big push. No doubt. I think if you ask me top 3, number 1 I would say India, 3rd largest economy. Number 2 is UNSC permanent seat. Number 3 you can answer. Number 3 is something about judiciary, but how? And something about the second largest majorities, 3 and 4. I agree. So this has to be done, क्योंकि आज भी जो हमारी second largest majority है वो देश को देश नहीं मान के उम्मत की तरफ देखती है. तो वो जो उम्मा का जो चुम्मा है वो उसको थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा. How to tackle the ummah? I think there is a need of a new consciousness in the second largest majority, which has to come up for sure. Anyway, that's a separate subject altogether. If we go to that, it will be a completely new. That is a completely different thing, and of course, I have a lot of skin in that game. Yes, and I would love उसको to मैंने listen. बहुत deeply study किया. Yes. But that let's do it some other time. तो मेरे हिसाब से तो ये major decisions जो हैं वो होने वाले हैं आगे के going forward. लेकिन आगे जो है कुछ जो प्रदेश हैं जहाँ पे इस समय वीक है भारतीय जनता पार्टी, वीक है या मैं कहूँ कि वहाँ विशी वॉशी है. ऐसे मुझे 3 प्रदेश दिखते हैं जहाँ पे भी इनकी विशी वॉशी पॉलिसी चल रही है. एक तो है पंजाब, जहाँ पे भी अभी भी अकालियों का जो वो नैरेटिव है उसको इन्होंने चैलेंज नहीं किया. कांग्रेस को वोट वहाँ हमेशा से इसलिए मिलता रहा है क्योंकि वो अकालियों के विरोध में और अकालियों के नैरेटिव के विरोध में खड़े रहे. अभी मैं सुन रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे वो साफ कह रहे थे कि इन्होंने हिंदुओं को मारा. ये कहने की हिम्मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले पंजाब में आज भी नहीं कर पाते. वो सीधे हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हो पाते हैं, जबकि हिंदू जो थे वो पूरे इस आपके खालिस्तानी मूवमेंट में सबसे बड़े विक्टिम थे. इसी तरह से तेलंगाना में तो बड़ा
विचित्र और रहस्यमय है कि एक आप नंबर 2 की पार्टी होते हुए आपने ग्राउंड क्यों छोड़ दिया। और तीसरा बिहार है, जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि वो नीतीश कुमार को तो वो छोड़ना ही नहीं चाहते। कुछ भी नीतीश कुमार का, पिछली बार जब असेंबली चुनाव हुआ था तो मुझे याद है कि हमने तो कई बार ये कहा था कि भाई इनको छोड़ दो, अकेले जीत सकते हो, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा और वही हुआ। नीतीश कुमार जी लेके डूब गए उनको। अगर वो सारी सीटें खुद लड़े होते तो शायद मेजॉरिटी ऑन देयर ओन आ जाते। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, आप क्या सोचते हैं? लेट अस टेक बिहार। मेरा मानना है बिहार में मैं थोड़ी सी डिफरेंट राय रखता हूँ संजय जी। ये बात पे मैं सहमत हूँ कि नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी को जाने का इस वक्त क्यों गई है, ये लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। पर मेरा मानना ये है कि नीतीश इज द पास्ट ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। जेडीयू इज ऑन द पॉलिटिकल वेंटिलेटर इन बिहार पॉलिटिक्स। नीतीश को पता है कि वो सीएम 25 में नहीं बनने वाले, बीजेपी को पता है कि सीएम 25 में वो बनने नहीं वाले। अभी जेडीयू को साथ में लेके जो इंडिया अलायंस का जो जहां से जेनेसिस हुआ था, उस जेनेसिस को खत्म कर दिया गया है। और 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां पे जेडीयू का अपना बेसिक वोट रहता है। 2014 के अंदर नीतीश अलग थे बीजेपी के साथ में, तभी बीजेपी एनडीए ने 31 सीट्स लेके आए थे। साथ में जब ये लोग हुए थे तो 39 सीट्स लेके आए थे, इसमें बीजेपी का ज्यादा फायदा हुआ था। तो मेरा मानना है बीजेपी वांट्स टू रिपीट द परफॉर्मेंस ऑफ 2019 इन बिहार, नॉट 2014। इसीलिए नीतीश को लेके गए। आप देखेंगे ऐसा, अचंभित मत हो जाइएगा कि रन अप टू 2025 असेंबली इलेक्शंस नीतीश खुद होके बोल दें कि मैं सीएम नहीं बनूंगा, बीजेपी का सीएम हो सकता है। यू नेवर नो, इनके बीच में अरेंजमेंट किया है। तो ये क्लियर है कि बीजेपी अब जेडीयू पास्ट है नीतीश के बाद में, और नीतीश ने इसको एज अ पॉलिटिकल रिटायरमेंट देख लिया है। तो ये है, हो गई बिहार की पॉलिटिक्स। इवेंचुअली आरजेडी में इसके तेजस्वी यादव और इधर बीजेपी लेड के अराउंड ही सर्कल करेगी। अब मेरा मानना है कि चिराग पासवान को ये लोग शायद से ऑफर दिए हो या देंगे कि तुम एनडीए के अंदर, तुम बीजेपी में अगर शामिल हो जाओगे तो तुमको हम फेस भी बना सकते हैं, बिकॉज बीजेपी लैक्स अ फेस इन बिहार एंड चिराग बीइंग अ पासवान कैन बी प्रोजेक्टेड एज अ फेस इवेंचुअली। He's a bright person also, bright and hardworking. He's a hardworking person who can eventually become politically bright. So that is the point number 2. That is the point on Bihar. So I think Bihar they are on the right trajectory. On state level, they really need to groom leaders. That is the thing which has to happen across from left, right, center. That is which is needed. Now तेलंगाना में आपसे सहमत हूँ कि they completely surrendered their trajectory. Otherwise आज कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आती हैं। अब अभी के लिए जो सबसे इमीडिएट टारगेट है कि लोकसभा में कैन दे क्रॉस 7-8 सीट्स इन तेलंगाना। अगर वो 7-8 सीट्स तेलंगाना में क्रॉस कर देंगे तो आप देखोगे कि तेलंगाना की पॉलिटिक्स भी ज़्यादातर बीजेपी कांग्रेस डोमिनेटेड रह जाएगी। और हो सकता है कि अगर इनका बीआरएस के साथ अलायंस हो जाए, बिकॉज सी केटीआर इज नॉट एज ट्रूड एज अ पॉलिटिशियन एज केसीआर और के चंद्रशेखर राव वाज। पार्टी किस पे बनी थी? वो पार्टी एक तेलंगाना मूवमेंट और तेलंगाना सेंटिमेंट पे बनी थी। वो सेंटिमेंट का उन्होंने जितना रीप करना था कर लिया है। तो अब वो सेंटिमेंट पे वो रीप नहीं कर सकते। तो इसीलिए BRS will also find it challenging is what I am saying. So BRS will look to align with the BJP is what I presume, if the BJP wants to do it or not. One state which they really need to work a lot is Punjab. और मुझे लगता है मोदी जी के जो दिल के करीब सबसे ज्यादा कुछ है, तमिलनाडु में बीजेपी को आगे इम्प्रूव करना, बंगाल में बीजेपी को लाना और पंजाब में बीजेपी का बेस खड़ा करना। तो अब मैं सुन रहा हूँ कि पंजाब में दे विल नॉट गो विद अकालीस। Earlier I was listening to and sources were telling that they might go with Akalis. If they don't go with Akalis, that is a good enough signal which is given by them. But I think Punjab will take some time because it is a huge vacuum there, and they can fill that alternate politics in Punjab, which rejects Khalistani sentiment and also gets majority of the Hindu votes in Punjab. So it is possible, क्योंकि अब कांग्रेस देखो इनके पास अगेन संजय जी मैं मानता हूँ जब आम आदमी पार्टी 92 सीट्स लेके आई थी पंजाब में, इनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी कि पंजाब में ऑपोजिशन की स्पेस की ऑक्यूपाई कर लें। पर उस वक्त मुझे लगता है डिलेड हो गए थे, क्योंकि उस वक्त अगर ऑपोजिशन की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते तो अभी तक आज वो स्थापित होते। क्योंकि अकाली भी, सुखबीर खुद अपनी सीटें हारे थे, ये कांग्रेस अपने वीकेस्ट में थी। तो अगर ये किसी एक लीडर को प्रोजेक्ट करके पंजाब में तब वो फ्रंट फुट पे खेल लेते तो अभी ये मजबूत, मतलब अभी ये एटलीस्ट टेक ऑफ वाली स्थिति में होते, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो कई जगह मेरी एक राजनीतिक समझ ये कहती है कि कई जगह ये लेट हो गए स्टेट्स में अपने, या टेरिटरी जहां इनको मिली उस टेरिटरी पे कंप्लीटली टेक ऑफ करने में। नेशनल लेवल पे तो दे हैव ऑलवेज बीन फाइन, और स्टेट लेवल पे तो पंजाब में अगर आप मेरे से अगर सहमत, मतलब मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि ऐसा था।
एक और जो बड़ा चैलेंज जो है वो बार बार इनको जो है, ये तो किसान संगठन जो है जिनकी पॉलिटिकली कोई हैसियत नहीं है, लेकिन दे कीप कॉजिंग केओस। ये केओस कॉज करने वाले बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें ये जैसे किसान वाला हुआ है, जैसे बीच में वो शाहीन बाग वाले हुए इसको, तो इसमें ये देखा गया कि ये जो है इन्होंने उसको बहुत ही सॉफ्ट हैंड से टैकल किया, जिसकी वजह से वो इनकरेज हो गए, बार बार दे आर रिपीटिंग दैट। तो इसको भी मुझे लगता है कि दे विल हैव टू टेक अ हार्ड स्टैंस अगेंस्ट दी ट्रबल मेकर्स, खासतौर से जो लीडर्स हैं जो करते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट अ मास सेंटिमेंट, इट इज़ अ क्रिएटेड सेंटिमेंट। I do believe that, but I don't think they will take a publicly a hard stand. Is that I think they will go about it in a very strategic manner because see चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बाद में एक बहुत बड़ा मैसेज भी गया है। नंबर 2, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा टच इस बात पे कॉन्शियस है कि उनकी गवर्नमेंट को किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एंटी फार्मर तरीके से प्रोजेक्ट नहीं होना है। एंड उन्होंने जितना किसान सम्मान निधि के अंदर दिया है, कांग्रेस से 100x ज़्यादा दिया है। So overall, I don't believe they will do a hard stand. I believe they will do it very strategically, where they can ensure that जो leaders इसको lead कर रहे हैं, जिनको political support मिला है, they are off the trajectory in terms of if suppose there are if अगर इन पे corruption के cases हैं और मान लो इनने dubious dealing करी, ये सब सामने आ जाएगा। बिकॉज कोई भी संगठन, किसान संगठन को मुझे लगता है कोई ना कोई पीछे से इन संगठनों को बैकिंग जरूर है, पॉलिटिकल बैकिंग जरूर है। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि राम मंदिर के बाद में एक देश में पूरा यूनानिमस सपोर्ट और आनंद का भाव है। चौधरी चरण सिंह जी को देने के बाद में, कर्पूरी ठाकुर को देने के बाद में, और नरसिम्हा राव इन सबको देने के बाद में, प्राइम मिनिस्टर हैज emerged as a statesman unifier. So what is the plank on which they will take on the prime minister? There is none. So communal plank is not there. There is development plank is not there. Every plank is performed like nobody else. So ये एक politics of chaos है, जिसमें आप मीडिया हेडलाइन से बने रहो, आप परसेप्शन बनाओ कि देश का किसान अलग है। तो आई डोंट थिंक दे विल टेक अ सॉफ्ट स्टैंड, बट दे हैव टू टेक अ स्टैंड वेयर इट डज नॉट प्रोलॉन्गेट, जैसे पहले होता था। जैसे आपने देखा होगा 26 जनवरी की तरफ में रेड फोर्ट में जो स्थिति हुई थी। सो ये, पर मुझे नहीं लगता ये हार्ड स्टैंड लेंगे। तो 2027 में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब 75 साल पूरे हो जाएंगे, बल्कि 2025 में ही पूरे हो जाएंगे 75 साल, 2025 में प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो जाएंगे। और वैसे मैं रिटन में तो नहीं है, लेकिन ये अनरिटन ये है कि भाई 75 साल के बाद में व्यक्ति रिटायर होगा पॉलिटिक्स से। तो क्या प्रधानमंत्री जी भी वो रास्ता देंगे, या 2029 उनकी ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा? देखिए, पॉलिटिक्स में एक हफ्ता लॉन्ग टाइम होता है। अभी पीएम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा जब मैं पॉलिटिक्स को पूर्ण रूप से शुद्ध कर दूं और शुद्ध हो जाए, और मैं विकसित भारत, मुझे पता है कि मैं ऐसी आधारशिला को रच दूं कि विकसित भारत को विकसित होने से 2047 में कोई बीच में नहीं रोक सकता। मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इस देश के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और अगर उनका स्वास्थ्य भगवान की कृपा से उनको अलाउ करता है तो उनको पूरी टर्म पूरी वो करेंगे, क्योंकि वो जिस ट्रैजेक्टरी पे भारत को लेके गए, वो ट्रैजेक्टरी से अब टेक ऑफ होने की बात है। पहले उन्होंने गड्ढे भरे, उसके बाद उन्होंने डिलीवरी करी, और अब वो ट्रैजेक्टरी पे होने की बात है। सो आई बिलीव दैट ये जो कॉन्वर्जेशन है कि 75 का रूल उन पे लागू होता है जो मेहनत नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज 72-73 पे 18 साल के नौजवान से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं विदाउट टेकिंग अ सिंगल ब्रेक। So why don't we need a prime minister like that? We definitely need Narendra Modi. India needs Narendra Modi now than more. राहुल गांधी की तरह 10 दिन का ब्रेक नहीं लेते। कहाँ है आज के, बाहर वापस से निकल गए क्या? इटली गए सुनो। अच्छा, तो कभी इटली जाए, मॉरिशस जाए, थाईलैंड जाए, भगवान जाने कहाँ जाए राहुल गांधी को उनकी जवानी मुबारक हो, मोदी जी को उनका काम मुबारक हो। और आम आदमी पार्टी दिल्ली भी 7 सीटें लड़ रही है। मैंने पहले दिन से ही कहा था संजय जी कि ये इंडी अलायंस एक पॉलिटिकल जोक है, JOKE जोक। ये सब चाय बिस्कुट साथ में अगर कोई नेता पी ले और इनकी लीटिंग कर ले, उससे कोई अलायंस होता है? ये भी नहीं पता चलता कि वो जो बिस्किट है वो कहीं पिड्डी वाला बिस्किट तो नहीं। कुछ भरोसा नहीं इनका। अरे क्या मतलब है? आप आम आदमी पार्टी के वर्कर को पता है कि कांग्रेस के साथ मैंने अलायंस कर दिया तो मेरा जमीनी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के वर्कर को ये सेम चीज पता है। ये
कुछ नहीं इनका है, टाइम पास है। इतनी मीटिंग कर चुके, एक नेता तक डिक्लेयर नहीं कर पाए तो ये क्या अलायंस करेंगे? इतनी मीटिंग कर चुके, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं लेके आ पाए तो क्या अलायंस करेंगे? इतनी नेता मीटिंग कर चुके, केजरीवाल ये नहीं बोल पाए राहुल गांधी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहिए, राहुल गांधी ये नहीं बोल पाए कि केजरीवाल में मुझे विश्वास है। क्या ही करेंगे यार? मजे करने के लिए आपको साथ में बैठा है, मीडिया हेडलाइंस देनी दो। पर मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था ये पॉलिटिकल जोक है। डेरेक ओब्रायन ने जब बोला इट्स अ पीआर कैंपेन, मैंने बोला इट्स अ पैथेटिक पीआर कैंपेन. It's a political joke, a fictional alliance which was a non-starter since day one and it was on political ventilator since day one. अब तो 2 बार हो गया, 2014 में भी वो फेल हो गया और 2019 में भी फेल हो गया। जो बेस्ट अलायंस आज तक का बना था वो एसपी बीएसपी का वो तक नहीं कर पाया। मैं यही बोलता हूँ, वो महागठबंधन अगर भाजपा के वोट शेयर को 42 से कम से 49 होने में नहीं रोक पाया और बीजेपी को कोई मैसिव डेंट नहीं कर पाया। एनडीए हैड क्रॉस्ड 50%। 50% एनडीए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दीज टू कमिंग टुगेदर, देयर वर्कर्स मूव टू इट। तो ये क्या है यार? ये तो कुछ नहीं इसके सामने। सपा बसपा से ज्यादा ऑन पेपर वोट ट्रांसफरेबिलिटी वाला कोई लेंस नहीं हो सकता था। इट्स ओवर, इट्स डैम ओवर फॉर देम, इट्स सिंपल एज दैट। मीडिया वालों के पास कुछ काम दाम नहीं है इसलिए इनको चढ़ाया है, पर कुछ नहीं है इसमें बॉस। जिस 18 जुलाई 2023 को साथ में आए थे, मैंने बोला था उसी वक्त आप उठा के देखिए मेरे ट्वीट्स, वीडियोस, इट्स अ पॉलिटिकल जोक। आई हैव बीन यूजिंग अ वेरी प्रिसाइज वर्ड, अ पॉलिटिकल जोक, एंड दैट इज व्हाट इट इज, एंड द जोक विल रिमेन अ जोक। यस। और इसी के साथ आज की चर्चा को हम विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ब्रॉड और इतनी विस्तृत पॉलिटिकल चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।